सो गाइस गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा का लेक्चर, राइट। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम शिलादित्य राज है एंड मैं आपको जावा टीच करूंगा स्टार्टिंग से लेकर के एडवांस लेवल तक, ठीक है। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाऊँगा, ज़ीरो लेवल से पढ़ाऊँगा। मतलब ये है कि मुझे ये लगता है कि जैसे सपोज़ आप लोग समझो कि मैं बिल्कुल मुझे कुछ नहीं आता, मेरे को कोई प्रोग्रामिंग ही नहीं आती है, राइट ना। अब आपको जावा सिखाना है मुझे, तो मैं कैसे सिखाऊंगा? बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, ओके। तो बहुत ही ध्यान से इस क्लासेस को समझने की कोशिश करना, पढ़ना, राइट। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है, नहीं आ रहा है समझ में, तुरंत पूछ लेना, राइट। नोट्स आपको बनाना है। अगर आप नोट्स बनाते हो, राइट, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इस 5 to 6 डेज़ में मैं आपको बहुत मतलब आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ, राइट, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप जावा पढ़ना चाहते हो तो उससे पहले आपको क्या आना चाहिए? देखो, अगर आप जावा पढ़ते हो तो उससे पहले आपको कोई भी लैंग्वेज की नीड नहीं है। पहली बात तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नहीं आनी चाहिए, राइट, है ना। मैं आपको डायरेक्टली जावा सिखाऊंगा, आपको कोई सी की नीड नहीं है, कोई सी प्लस प्लस की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली जावा सीख सकते हो, ठीक है ना। तो आज से हमारा ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। और इस सेशन में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेहतर दे सकूँ, ज़्यादा अच्छा, जितना अच्छा देना मतलब चाहता हूँ, है ना। लेकिन यार दो यहाँ पे ना टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट, और आप मुझसे कुछ ना पूछो तो फिर मज़ा नहीं आता। इसीलिए टू वे कम्युनिकेशन, आप भी पूछना, मैं पढ़ाऊँगा। कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मतलब आप हम दोनों को इंटरेक्शन करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वॉट इज़ जावा? आज हम जावा पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो दोस्त, जावा क्या है, राइट। जावा क्या है? तो हम लोग को पता है एक बात कि हम लोग सबसे बोलते हैं यार जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई बोलता है आपसे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यार एक क्वेश्चन तो उठता है ना कि व्हाट इज़ अ प्रोग्राम एंड व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि यार प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोग्राम, आप क्या बोलोगे प्रोग्राम को? तो आप लोग को पता है कि वो हर चीज़, जैसे प्रोग्राम क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं अब प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। आप नोट डाउन कर सकते हो, व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या होता है? देखो, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए स्टेप्स होते हैं ना, राइट। कोई भी काम कर रहा हूँ, आपको एक स्टेप मिलेगा, आपको स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, और वो स्टेप जब आप फॉलो कर लेते हो तो आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, राइट। अब मैंने बोला, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि तुमको मैंने बोला चलो चाय बनाओ, तो आप क्या करोगे? एक स्टेप बाय स्टेप काम करोगे ना यार, राइट। तो पहले चाय बनाने की, बोलते हैं ना चाय बनाने की विधि क्या है, या चाय बनाने के स्टेप्स क्या हैं, क्या जिसको नहीं आता है तो आप उसको कैसे बताओगे? भाई पहले आप पतीला डालो, फिर उसके पतीले पे पानी डालो, पतीले पानी डालो, फिर दूध डालो, फिर शक्कर डालो, फिर चाय पत्ती डालो। ऐसे ही करके हम लोग स्टेप्स को फॉलो करते हैं, राइट। और जब हम स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप बोलते हैं, तो क्या होता है उसके बाद लास्ट में क्या होता है? एक आउटपुट जनरेट हो जाता है, एक आउटपुट आता है चाय, राइट। तो कहने का मतलब होता है उसी को प्रोग्राम बोलते हैं। तो कोई भी टास्क अगर आपको परफॉर्म करना है, कोई भी टास्क अगर आपको परफॉर्म करना है, तो उसका एक स्टेप होता है, राइट। और उसी स्टेप्स का कॉम्बिनेशन, पूरे स्टेप्स को अगर हम मिला दें, पूरे स्टेप्स को हम अगर कंबाइन कर दें, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे एक्चुअल में। दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम, राइट। अब देखो, तुमको मुझे इंस्ट्रक्शन देना है कुछ कि चलो ये काम करो, तो मैं ये काम करो ऐसे ऐसे करना, तो क्या हुआ? वो एक प्रोग्राम हुआ ना। तो आप लोग क्या करते हो? उस प्रोग्राम को लिखने के लिए, देखो प्रोग्राम हम कैसे भी लिख सकते हैं। अब बताओ खुद ही, चाय बनाने की विधि जो हम बोल रहे हैं, चाय बनाने की विधि, तो वो तो हिंदी में भी लिखी जा सकती है ना। आप स्टेप बाय स्टेप 1 ये करो, स्टेप 2 ये करो, तो चाय, भाई हम हिंदी में भी लिख सकते हैं उस चीज़ को। जिसको उर्दू आता है वो उर्दू में भी लिख सकता है, जिसको भी पंजाबी आता है वो पंजाबी में, गुजराती गुजराती में लिखेगा, है ना। तो जिसको जो लैंग्वेज आती है वो उसी लैंग्वेज में उस इंस्ट्रक्शन को लिखता है, उस स्टेप्स को लिखता है,
राइट। अब यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर समझता है, राइट। हमें ऐसे स्टेप्स लिखने हैं, हमें इस तरह से उसको स्टेप्स को लिखना है कि जिससे कि हमारा कंप्यूटर हमारे स्टेप्स को समझ ले। तो हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तभी तो वो समझ पाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको यूज़ करना चाहिए उस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए, उस प्रोग्राम को लिखने के लिए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत सारे हैं भाई, सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्सट्रैक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं यार। तो आप कौन सी लैंग्वेज में उस इंस्ट्रक्शन को लिखना चाहते हो? कोई बोलता है सर मुझे सी आता है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप सी में भी इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। कोई बोलता है सर सी प्लस प्लस आता है, आप सी प्लस प्लस में भी इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। कोई बोलता है सर मुझे जावा आता है, तो आप जावा में भी इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। बट डिपेंड करता है, हर लैंग्वेज का अपना अलग अलग फीचर होता है। बहुत सारे लैंग्वेज क्या होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर लेते हैं। देखो क्या हुआ, देखो तुम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे, सपोज तुम जावा पढ़ रहे हो, अब तुम एक सॉफ्टवेयर बनाओगे। अब तुम खुद सोचो वो सॉफ्टवेयर चलाते कहाँ हैं हम लोग? हम वो सॉफ्टवेयर चलाते हैं अपने सिस्टम में। और सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? किसी के सिस्टम में विंडोज़ होता है, किसी के लिनक्स होता है, किसी में मैकेंटॉस होता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स में, राइट। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअल में विंडोज़ पे चलेगा, या फिर लिनक्स पे चलेगा, या फिर उबंटू पे चलेगा, या फिर मैकेंटॉस पे चलेगा, है ना। मतलब आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबल होगा, किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पे बच चलेगा, है कि नहीं। तो अब एक बात बताओ, जब ये किसी न किसी कंप्यूटर पे चलता है, किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, तो जो आप सॉफ्टवेयर एक्चुअल में बना रहे हो, है ना, वो किस पे डिपेंडेंट है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट है। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट होती है, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होती, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होती है। अब जैसे सी जो है, सी लैंग्वेज कंप्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब सी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसीलिए तुमने सुना होगा कि सी से क्या बनाता है, सी लैंग्वेज से क्या बन सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, आपके ड्राइवर्स बनते हैं। जो ड्राइवर्स होते हैं ना, जैसे हम गेम खेलते हैं तो कोई ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ड्राइवर किस में बनता है? सी लैंग्वेज में बनता है। क्यों बनता है? बिकॉज सी डायरेक्टली कम्युनिकेट किससे करता है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से। नाउ सी प्लस प्लस में हम एंटीवायरस बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं। क्यों भाई, इसमें ऐसा क्यों हो सकता है, क्यों बना सकते हैं? क्योंकि गेम भी ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट होके काम करता है, राइट। तो सी प्लस प्लस भी डायरेक्टली कम्युनिकेट किससे करता है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है। लेकिन जावा में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जावा जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर पाता, बट हम उसको करवा देते हैं इनडायरेक्टली, कुछ भी करके। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम उनको उस ऑप्शन को यूज़ करके हम ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन करवाते हैं। बट डायरेक्टली, याद रखना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जावा डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं करता। सी करता है, सी प्लस प्लस भी करता है, लेकिन जावा नहीं करता, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात क्या हुई यार, मैंने क्या बोला कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हम क्या करेंगे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से? ऑब्वियस सी बात, एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और वो सॉफ्टवेयर कहाँ चलाएंगे? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो उबंटू हो, चाहे वो मैकेंटॉस हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम जावा के प्रोग्राम को, जावा के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पता है, इसी वजह से जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। जावा को हम क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? क्योंकि मैंने अभी अभी तुमको बताया कि जावा के प्रोग्राम को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। जावा हर जगह चलता है, हर जगह चलता है।
इसी फीचर को तो बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। मतलब जावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। मान लो कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, सपोज एज्यूम करो एक सॉफ्टवेयर बनाया। आप क्या चाहते हो कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये विंडोज़ पे भी चले, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चले। आप चाहते हो कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे मैकेंटॉस पे भी चले। आप चाहते हो कि मेरा ये सॉफ्टवेयर है वो आपके लिनक्स पे भी चले, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चले, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चले। आप बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना चाहते हो। तो देखो सी लैंग्वेज के साथ ये पॉसिबल नहीं है। सी लैंग्वेज में अगर आप कुछ भी बनाते हो तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप नहीं चला सकते, ठीक है, वही सेम सॉफ्टवेयर। तो आपको ये फीचर प्रोवाइड कर रहा है जावा। जावा क्या बोलता है कि यार तुम कोड लिखो, सपोज हेलो वर्ल्ड, एक छोटा सा कोड अपन लेते हैं हेलो वर्ल्ड। जावा बोलता है हेलो वर्ल्ड का कोड लिखो और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि ये जो कोड है ये विंडो पे भी चलेगा, सेम कोड मैक पे भी चलेगा, सेम कोड लिनक्स पे भी चलेगा, सेम कोड उबंटू पे भी चलेगा। मतलब तुमको कोड में कोई चेंजेस नहीं करने। मतलब तुमने एक बार कोड लिख दिया और वो कोड सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट होगा। ये कितना बड़ा फीचर है, बहुत बड़ा फीचर है जावा का। तो इसीलिए जावा को क्या बोला जाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जावा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सकता है, इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके, है ना। अब यार ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो बहुत बड़ी बात है। अब तुम सोचो आज की डेट में जावा कितने डिवाइसेस पे एग्जीक्यूट हो रहा है, पता है? ट्रिलियन, बिलियन नहीं ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ। ट्रिलियन ऑफ डिवाइसेस हैं जिसमें जावा वर्क कर रहा है आज की डेट में। जावा सबसे पुरानी लैंग्वेज है, सबसे पुरानी लैंग्वेज है, और आज भी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा जॉब जावा में, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा सैलरी जावा में। क्यों है भाई? क्योंकि ये ओल्ड बहुत ही पुराना है और इस पर इतने प्रोडक्ट्स बन चुके हैं कि अब उसको मेंटेन किया जा रहा है उन प्रोडक्ट्स को, है ना। बहुत सारे, मतलब बहुत बड़े बड़े, आप खुद सोचो ना, जावा कहाँ नहीं है यार। बैंकिंग में आप अगर जावा की बात करते हो तो जावा को हम लोग बोलते हैं, जावा से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ जावा से हम लोग कर क्या सकते हैं। अगर आपने जावा पढ़ लिया तो पहले तो आप क्या बन जाओगे, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर। डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होता है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है, जैसे अभी आपके सामने ये मेरा विंडो दिख रहा होगा और इस विंडो पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आइकन्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ये सब चीज़ें, ये सब जो एप्लीकेशंस हैं, आप इसी को हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें बना सकते, जैसे ये देखो कैलकुलेटर, तो आप ये कैलकुलेटर बना सकते हो यार। 5 2 राइट, तो ये कैलकुलेटर आप बना सकते हो बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से, ठीक है। तो इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट बोलते हैं, अगर आप डेस्कटॉप के लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो, ठीक है। इसके बाद आता है कि आप इसके बाद क्या कर सकते हो, तो हम लोग बोलते हैं उसको इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन। बेसिकली अगर आप इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन को एक और नाम से बुलाया जाता है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। आप लिख लेना ये चीज़, है ना, कि अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाहते हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डेवलपर ना। एक होता है इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन डेवलपर, राइट। तो बेसिकली क्या होता है उसमें कि आप बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर्स के एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो। बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन होते हैं जो बैंक में यूज़ किए जाते हैं आज की डेट में, राइट, वो भी आप जावा पे डेवलप कर सकते हो। और ऑलमोस्ट बहुत सारे एप्लीकेशन बैंकिंग सेक्टर के जो अभी राइट नाउ चल रहे हैं वो जावा पे ही तो डेवलप्ड है पूरा का पूरा, राइट। तो अब तीसरा होता है वेबसाइट। भाई आप वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हो जावा को यूज़ करके, है ना। जावा को यूज़ करके आप वेबसाइट भी बना सकते हो। नाउ फोर्थ अगर हम देखा जाए तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। भाई अगर आप मोबाइल ऐप पे काम करना चाहते हो, मोबाइल ऐप्स बनाना चाहते हो, वो भी हम जावा से कर सकते हैं, ठीक है।
अब अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या है कि जावा से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं आज की डेट में, आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, उसमें जो चिप होता है जो ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी जावा से डेवलप होता है, राइट। तो ऑलमोस्ट हर एक जगह पे जावा आज की डेट में काम कर रहा है, हर सेक्टर में जावा काम कर रहा है, राइट। इसीलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा फोकस करूँगा कि आप लोग अपना करियर ज़रूर जावा पे फोकस करो और जावा पे जाओ। बहुत सारे ब्रांचेज हैं जावा के, बहुत सारे फील्ड्स हैं जावा में, आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जा सकते हो यार, और क्या चाहिए, राइट। कोई आप मोबाइल ऐप डेवलपर बन जाओ, ठीक है, और वेबसाइट डेवलपर बन जाओ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर बन जाओ, इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन डेवलपर बन जाओ, इतने तो ऑप्शन हैं। एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ हो रहा है जावा आज की डेट में। रोबोटिक्स, आप लोग रोबोट्स देखते होगे, रोबोट्स जो बन रहे हैं आज की डेट में, जितना ऑटोमेटिक ऑटोमेशन बेसिकली बोलते हैं उसको, ऑटोमेशन में जावा यूज़ हो रहा है। तो हर फील्ड में जावा है आज की डेट में, राइट। इसीलिए आप लोग का फोकस जावा पे होना चाहिए, है ना। और अभी से ही अगर आप स्टार्ट करते हो जावा पढ़ना, तो नो डाउट मैं बोल रहा हूँ इस सेमेस्टर में और नेक्स्ट सेमेस्टर मान के चलो आपका जावा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एंड आप जॉब के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे, राइट। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से आपको इस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए देखो, अगेन मैं किस पॉइंट पे था, मैं था कि जावा में आप क्या क्या कर सकते हो, है ना। क्योंकि देखो जावा के फीचर्स कितने अच्छे अच्छे हैं। पहला फीचर मैंने क्या बताया भाई, जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा क्या बताया, जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। और ये सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है जावा की कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ कि वो जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करोगे वो सॉफ्टवेयर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, है ना। पता है तीसरी खूबी क्या है जावा की, यार जावा ना सिक्योर है। जावा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भाई, सिक्योर है तभी तो बैंकिंग सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं इसको, है ना। सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको जावा स्टार्टिंग से ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको बताऊंगा आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो आपको ज़रूर बताऊंगा सिक्योरिटी किस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, है ना। कैसे सिक्योरिटी मिलती है, कैसे हम लोग जब हम कोड लिखेंगे तो कैसे कोड लिखेंगे जैसे मेरे कोड सिक्योर हो जाए। तो वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, सिक्योरिटी कैसे होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट इज जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट इज जावा इज़ अ सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। और एक और खूबसूरत चीज़ क्या है जावा की, पता है, जावा इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने ऊप्स सुना होगा, थोड़ा बहुत कभी कभी आपने ऊप्स के बारे में सुना होगा, यार ऊप्स क्या है। आज मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये सब चीज़ें मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी जावा का, है ना, सिर्फ सब समझाने की कोशिश, ओवरव्यू, राइट। डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बाद, ओके। तो ऊप्स क्या है एक्चुअल में, और ऊप्स क्यों पढ़ना चाहिए, ऊप्स की ज़रूरत क्या है, राइट। पहले तो हम ये समझें और उसके बाद हम ऊप्स पढ़ेंगे। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना तो उसके पहले नीड समझो कि क्यों पढ़ रहे हैं यार, उसकी नीड कुछ तो होगी ना, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक ही क्यों पढ़ रहे हैं हम। देखो दो चीज़ें होती हैं, वॉट, वेयर एंड वाई, वेयर एंड वाई। अगर वेयर एंड वाई का आपको आंसर मिल गया तो समझ जाना दोस्त वो टॉपिक आपका क्लियर है। क्वेश्चन क्या होगा, सर इसको यूज़ कहाँ करना है, सर इसको यूज़ क्यों करना है ना, कहाँ और क्यों। ये दो क्वेश्चन का आंसर तुमको अगर मिल गया ना उस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो दोस्त तुम्हारा वो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से स्ट्रांग हो चुका है, एकदम क्लियर, मतलब कोई डाउट ही नहीं रहेगा। तो मैं बोलूँगा जब भी तुम पढ़ते हो ना, क्लासेस में पढ़ते हो या खुद से पढ़ते हो, तो खुद से क्वेश्चन करो, यार ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, और इसको यूज़ कहाँ करेंगे, और कैसे होगा यूज़। अपने आप देखना दोस्त, अपने आप आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ था मैं, ऊप्स। ऊप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये दो वर्ड है, इसको अलग कर दूं
और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अलग कर दूं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अलग हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग हो गया, दोनों अलग अलग कर दिया मैंने सबको। अब पहले हम फोकस करते हैं किससे, ऑब्जेक्ट पे। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या है ये ऑब्जेक्ट? तुम क्या हो राइट नाउ? ऑब्जेक्ट हो यार मेरे लिए। तुम्हारा सामने जो लैपटॉप है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मोबाइल अगर तुम्हारे सामने है तो वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। फैन ऑब्जेक्ट है, चेयर ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो वो सारी चीज़ें एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का तो बिहेवियर भी होता है ना कुछ। भाई फ़ोन का बिहेवियर होता है, भाई चेयर का बिहेवियर होता है ना? हर चीज़ का एक बिहेवियर होता है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक बिहेवियर होता है ना? हम क्या करते हैं, उस बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, हम उस बिहेवियर को जज करते हैं, देखते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैंने क्या किया, आज की डेट में तुमने नोटिस किया होगा कि रोबोटिक्स, अगर आपने बहुत आपको इंटरेस्ट हो रोबोटिक्स में, रोबोट्स के बारे में अपन बात करते हैं थोड़ा। एक बात बताओ, रोबोट किसने बनाया? किसी इंसान ने बनाया है ना? उसने क्या ऑब्जर्व, किसको ऑब्जर्व किया? उसने किसको ऑब्जर्व किया? ऑब्जेक्ट को। कौन से ऑब्जेक्ट को? हम लोगों को यार, हम लोग ऑब्जेक्ट हैं उसके लिए। हम जैसे चलते हैं, हम जैसे दौड़ते हैं, हम जैसे बोलते हैं, उसने ऑब्जर्व किया और उसने क्या सोचा, यार काश इसके जैसा अगर हूबहू एक ऐसा मशीन बना दिया जाए जो बिल्कुल इस इंसान के जैसा काम करे तो कितना अच्छा होगा। उस बंदे ने ऑब्जर्व किसको किया? देखना ध्यान से, उस बंदे ने ऑब्जर्व किया ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को पहले अच्छे से देखा, समझा, और उसके बाद उसने क्या किया, एक ऐसा मशीन बनाया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जिससे कि आज रोबोटिक्स का ज़माना आ गया है यार। रोबोट रेस्टोरेंट में काम कर रहा है जैसे कि इंसान काम करते थे, राइट? तो कहने का मतलब वो ऑब्जर्वेशन देखो आप, और ऑब्जर्व करके वो क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, है ना? किसके लिए? भाई हमारे लिए, काम आसान हो जाए हमारा, है ना? जो 10-10 लोग काम करते थे वो एक आदमी काम करे, तो काम को आसान करने के लिए ये डेवलपमेंट किया जा रहा है, राइट? अब जैसे फॉर दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अब देखो कैलकुलेटर, भाई किसी बंदे ने तो कैलकुलेटर बनाया ना। अब किसको ऑब्जर्व किया होगा? पुराने टाइम पे, है ना, क्या होता था, कैलकुलेशन कैसे होता था, वो अपन लिख लेते थे और फिर काउंट करते, जोड़ते रहते थे, ऐड करते रहते थे, कितना लंबा टाइम लगता था कैलकुलेशन में। तो यार किसी ने तो इस प्रॉब्लम को समझी होगी ना कि यार इस बंदे को इतनी प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेशन में, कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाता, कोई एक ऐसी मशीन बन जाती जिससे कि कैलकुलेशन ईजी हो जाता। तो अल्टीमेटली उस बंदे ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को ही तो एनालाइज किया, ऑब्जेक्ट को एनालाइज किया, उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को देखा उसने कि यार ये प्रॉब्लम अगर आएगी तो उसका सॉल्यूशन तो हमें देना पड़ेगा। उसने क्या किया, एक कैलकुलेटर रेडी कर दिया। अब देखो आज की डेट में हर बंदा, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करता, सब कैलकुलेटर से ही काम करते हैं, है ना? तो ऑब्जेक्ट को एनालाइज करके जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ, डिपेंडेंसी। भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली बनाया गया है ना इस सॉफ्टवेयर को, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ उसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब समझ में आया कि भाई अगर कोई सॉफ्टवेयर है और अगर वो ऑब्जेक्ट के बेस पे बना हुआ है, अगर वो ऑब्जेक्ट को देख के बना हुआ है, ऑब्जेक्ट को एनालाइज करके बना हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात की, देखो दोनों को अलग अलग कर दो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तब समझ में आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। अभी मैंने सिर्फ ये बोला कि ऑब्जेक्ट क्या है और ओरिएंटेड क्या है। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आप ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को देख के, ऑब्जेक्ट की चीज़ों को देख के बनाते हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि सर एक बात बताओ कि वो बनाएंगे कैसे? भाई ऑब्जेक्ट, वो जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो सॉफ्टवेयर तो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बन रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हिंदी में लिख दिया अपन ने और सॉफ्टवेयर बन गया, इंग्लिश में लिख दिया अपन ने सॉफ्टवेयर बन गया, नहीं, कोई ना कोई तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जा रही होगी ना। ऑब्वियस सी बात है, जावा। हम क्या यूज़ करेंगे, जावा। हम क्या, जावा यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं पूरा फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
ऑब्वियस सी बात है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एनालाइज करके उसके बिहेवियर को देख के वैसा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ये हुआ कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन अब सर इसका फ़ायदा क्या है, हम क्यों पढ़ें इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, मतलब इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स क्या है। देखो पता है आपको, सच बताऊं तो पूरा ऊप्स कॉन्सेप्ट 3 पिलर पे टिका हुआ है। 3 चीज़ें, सिर्फ 3 चीज़ों के लिए ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग बस। इसके अलावा ऊप्स का कोई मीनिंग नहीं है। पहला, सिक्योरिटी। अगर आपने ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना अच्छे से, तो आप अपने कोड को सिक्योर कर सकते हो दोस्त। आपको पता चल जाएगा कि सिक्योरिटी कैसे देनी है मेरे कोड में, मुझे कैसे सिक्योर करना है मेरे कोड को, आपको पता चल जाएगा। और वो तभी पता चलेगा जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, जब ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, तभी आपको वो चीज़ क्लियर होगा। वो हम पढ़ेंगे, है ना, सिक्योरिटी के लिए। दूसरा, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी के लिए, पहला सिक्योरिटी के लिए, दूसरा रीयूजेबिलिटी के लिए हम जो है ये पढ़ेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट, है ना। अब रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी, देखो यार सीधी सी बात है, हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं तो वो स्पेस लेता है, मेमोरी लेता है आपकी, है ना। तो अगर मैं उसी कोड को बार बार रीयूज़ कर लूँ, है ना, तो बेनिफिट मिलेगा ना मुझे बार बार। अब मान लो कि एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, अब तुम वो 10 बार लिख रहे हो, तो भाई वो सेम लाइन का कोड कितनी बार आपकी मेमोरी ले रहा है, 10 टाइम्स। अगर ऐसा कुछ करो कि भाई हम एक लाइन लिखें और उसी को 10 टाइम्स क्या कर दें, कॉल करा दें, या 10 टाइम्स हम चाहते हैं कि वो प्रिंट हो जाए, तो कुछ ऐसा हम टास्क लगाएंगे, कुछ ऐसा हम क्रिएट करेंगे, कुछ हम उसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे, है ना। इसी को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। और ये रीयूजेबिलिटी कब सीखोगे, जब आप ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। जब आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट आएगा तभी आप रीयूजेबिलिटी सीख सकते हो, है ना, और मेमोरी मैनेजमेंट भी सीख सकते हो। तो ओवरऑल मैंने क्या बोला, 3 चीज़ें भाई। सिक्योरिटी के लिए आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, इसके बाद रीयूजेबिलिटी के लिए पढ़ोगे, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए पढ़ोगे, है ना। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ऊप्स का। ऊप्स ये बस इसके लिए यूज़ किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो, अगर आपने कोड लिख दिया हेलो वर्ल्ड और आपने उसमें सिक्योरिटी नहीं लगाई, क्या होगा, कोई भी आपका कोड चेंज कर देगा, कोई भी आपके कोड को मिसयूज़ कर लेगा, है ना। तो इसीलिए जब कोई सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करते हैं तो हम अब इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं यार कि हमारा जो कोड है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड होना चाहिए। मतलब मेरे प्रोग्राम में ऊप्स कॉन्सेप्ट के सारे फीचर्स होने चाहिए, एक एक फीचर, सारे फीचर्स होने चाहिए, तभी तो मेरा जो प्रोग्राम है वो सिक्योर होगा, है ना। तो अब भाई वो चीज़ तो तुम तब करोगे ना यार जब तुमको ऊप्स कॉन्सेप्ट आएगा। जब तुमको ऊप्स कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा तो तुम कहाँ से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, कहाँ से रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करोगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। इसीलिए हम लोग ऊप्स कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ओके, है ना। अब तो देखो अगेन थोड़ा सा मैं रिकॉल करता हूँ। जावा का पहला पॉइंट, जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट, जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा जो है सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है ना। ठीक है, जावा को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप में, एंटरप्राइजेज एप्लीकेशंस लाइक बैंकिंग सेक्टर्स के जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं हम वहाँ पे जावा को यूज़ कर सकते हैं, है ना। जावा को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं, इसीलिए उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं, है ना। जावा से हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, जावा से आप मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हो, राइट। जावा से आप एम्बेडेड सिस्टम में काम कर सकते हो, जावा से आप गेम बना सकते हो, जावा से आप रोबोटिक्स पे काम कर सकते हो, जावा से आप आईओटी पे काम कर सकते हो। तो बहुत सारे फील्ड्स हैं जावा के, बहुत सारे फीचर्स हैं जावा के, ओके।
अब यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है ना। तो ये तो मैंने तुमको क्या बताया कि जावा क्यों पढ़ना चाहिए, जावा की इम्पोर्टेंस क्या है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसके अंदर बेनिफिट क्या हैं, क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग को पढ़ना चाहिए। उसके तीन रीज़न होते हैं, आपको मैंने बताया, सिक्योरिटी, रीयूजेबिलिटी एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, जिसके लिए हमें ये चीज़ पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है पता है, ये जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की कहानी है ना, थोड़ा सा इंटरवियर जो है ना, थोड़ा इस पर फोकस ज़्यादा करता है। अगर देखा जाए, तुमने जैसे ही बोला ना कि सर जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तुरंत पूछेगा तुमसे अच्छा जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो बताओ तो ज़रा कैसे, एक्सप्लेन करो कैसे है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। अब तो तुम क्या बोलोगे, तुम लोग बोलोगे कि सर जावा इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि सर ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सकता है। तुमने ये लाइन जैसे ही बोली कि सर किसी भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सकता है, तुरंत वो एक क्वेश्चन पूछेगा कैसे। कैसे तुमने बोला, चलो चलो इसको प्रूफ करो तो ज़रा, कैसे प्लेटफॉर्म, कैसे है जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, है ना। तो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ, ध्यान देना। पता है जावा में ना एक टूल होता है, जावा में एक टूल होता है, टूल, और उस टूल को बोलते हैं JRE, JRE। ये देखो यहाँ पे शायद यहाँ पे नहीं है JRE का ऑप्शन, JVM है। ठीक है, JRE, ठीक है, क्या है JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, JRE का फुल फॉर्म है ना, JRE आप लोग लिख लेना साइड में कहीं, JRE का फुल फॉर्म है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ये जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है, ये भाई साहब है क्या एक्चुअल में। देखो एक टूल है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एक्चुअल में क्या है, एक टूल है, टूल। अब ये करता क्या है भाई, ऐसा क्या जादू करता है। देखो, अच्छा तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी होगी, डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में क्या होता था, वो अपने हाथ को ऐसे घुमाता था गोल गोल, तो उससे क्या हो जाता था, एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता था, और उस इन्वायरमेंट में वो कुछ भी कर सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था, है ना। तो वो करता क्या था, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता था। तो सेम JRE भी क्या करता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जावा का, वो भी जिस इन्वायरमेंट में जावा के सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं। सारा प्रोग्राम कहाँ चलता है, इस इन्वायरमेंट के अंदर चलता है, राइट, JRE। तो ये JRE क्या करता है, इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम करता है। भाई चलो मैंने क्या बोला कि चलो आपको एक सॉफ्टवेयर, आपने कैलकुलेटर बनाया, मैंने बोला चलो इस कैलकुलेटर को तुम अपने विंडोज़ पे चलाओ, तो क्या करोगे तुम, सबसे पहले तुमको पता है क्या करना पड़ेगा, अपने विंडोज़ में JRE डालना पड़ेगा, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जैसे ही तुमने विंडोज़ में JRE डाला, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, किसका, जावा का। और जो भी सॉफ्टवेयर तुमने बनाया ना जावा पे, वो उस इन्वायरमेंट में जाके एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा, रन होना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने JRE नहीं डाला तो जावा का प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, भूल जाओ। तुमने बोला सर चलो मैंने विंडोज़ पे तो चला दिया, अब मुझे मैक पे चलाना है, यही सॉफ्टवेयर, सेम सॉफ्टवेयर, मैं इसमें एक भी चेंजेस नहीं करने वाला, मुझे मैक पे चलाना है, अब चला के दिखाओ। तो मैं क्या करूँगा, JRE डाल दूंगा मैक में, JRE इंस्टॉल करूँगा। जैसे ही JRE इंस्टॉल करूँगा क्या होगा, मेरा मैक के अंदर एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जावा का, और मेरा जो सॉफ्टवेयर है जो कि जावा पे बना हुआ है, वो उस इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब तीसरा स्टूडेंट आया, बोलता है सर मुझे लिनक्स पे चला के दिखाओ। तो मैं क्या करूँगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या डाल दूंगा, JRE डाल दूंगा। जैसे ही JRE डालूंगा, JRE क्या करेगा, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जावा का, और जो भी सॉफ्टवेयर है वो उस इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम बोलते हैं जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, नो डाउट, लेकिन किसकी वजह से, JRE की वजह से ना। क्योंकि अगर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप JRE मत डालो तो क्या आप चला पाओगे, आप चला ही नहीं पाओगे, है ना। तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या निकला,
कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है बट विद द हेल्प ऑफ JRE, राइट। अब हम क्या बोलेंगे, पूरा पॉइंट बोलेंगे भाई, जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ द हेल्प ऑफ JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अगर JRE नहीं है तो जावा का प्रोग्राम कभी भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। एकदम क्लियर है, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा जावा का, तब तक आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आप भी कोड लिख रहे हो, वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, होप सो, है ना, कि JRE की नीड क्यों पड़ी। JRE एक्चुअल में क्या है, JRE एक टूल है और इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर JRE नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की कहानी किस पे डिपेंडेंट है, ओवरऑल कह सकते हैं, है ना, JRE पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब तो अभी देखो एक चीज़ और, अगर आप नोटिस करना, मेरे पास थोड़ा सा अभी पेन नहीं है तो मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ स्क्रीन पे, राइट, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लासेस में ड्रॉ करके दिखाऊंगा स्क्रीन पे। ओके, अभी मान लो तुमने बोला सर कि हमको एक प्रोग्राम बना के दिखाओ, एक प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम हम जावा पे बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने सपोज़ एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया, एज्यूम करो आपने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया और आप चाहते हो कि ये हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है वो हमारे मुझे आउटपुट मिले हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कैसे बनाएंगे, मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपने कोड लिखा होगा ना, आपने कभी तो कोड लिखा होगा, किसी कहीं पे एडिटर पे कोड लिखा होगा, है ना, टर्बो सी प्लस प्लस या VS कोड में आपने कोड लिखा होगा, राइट। तो जहाँ कोड लिखते हैं ना हम, जिस फाइल में, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड, सोर्स कोड, हम लोग उसको बोलते हैं सोर्स कोड। जहाँ पे आप कोड लिखते हो, जैसे आपने कोई फाइल बनाई, उसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं, जहाँ आपने कोड लिखा। और इसको जावा में डॉट जावा फाइल भी बोलते हैं, डॉट जावा फाइल भी इसको हम कह सकते हैं, सोर्स कोड को। तो दोनों नाम ले लो भाई, मैंने कोड लिखा, मैंने बोला चलो अपना कोड दो तो ज़रा, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ चलो अपना सोर्स कोड दो यार, या ये भी बोल सकता हूँ यार एक काम करो डॉट जावा फाइल दे दो मुझे। तो अल्टीमेटली सबका मीनिंग क्या हुआ कि भाई सर मुझसे क्या मांग रहे हैं, मेरा कोड मांग रहे हैं जो मैंने लिखा, तो उसको या तो सोर्स कोड बोलो या तो डॉट जावा फाइल बोलो, है ना। डॉट जावा फाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप जावा पे बात कर रहे हो, राइट। किसी और लैंग्वेज में मत बोल देना कि सर डॉट जावा फाइल दो, है ना, पता चला सी पढ़ रहे हो, नहीं, डॉट जावा, यहाँ पे डॉट जावा फाइल में बोलूँ तो जावा की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो आपने सोर्स कोड लिखा, डॉट जावा फाइल हम बोल रहे हैं, चलो मैंने बोला कि यार अपना डॉट जावा फाइल दो या सोर्स कोड दो। अब मैंने बोला चलो यार इसका आउटपुट के कौन आएगा, कौन लेके आएगा, तो तुमको पता है आपने जो भी कोड लिखा होगा सोर्स कोड के अंदर, कोई भी कोड लिखा है, सपोज़ ये देखो यहाँ पे ये पूरे कोड है, सपोज़ एज्यूम करो ये एक लाइन का कोड, ये दूसरा लाइन का कोड, ये तीसरा लाइन का कोड, ये चौथे लाइन का कोड, ये पूरा मान लो एक कोड है। ठीक है, अब इस कोड को कौन पढ़ेगा, भाई कोई तो होगा जो इस कोड को पढ़ेगा, क्योंकि जब तक कोड को पढ़ेगा नहीं तो कैसे बताएगा तुमने सही लिखा गलत लिखा। तो कौन, देखो ओवरऑल दो मेनली जो होते हैं, टीचर होते हैं कहना चाहिए, जो ये चेक करता है कि आपने जो कोड लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है, और उन टीचर का नाम है कंपाइलर। एक है कंपाइलर और एक है इंटरप्रेटर। ये दो जो बंदे हैं ना, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों टीचर हैं, और जिनका काम क्या है, ये दोनों का ही काम क्या है भाई, आपने जो कोड लिखा है ना उसको चेक करने का काम है। आपने जो भी चीज़ लिखी है सोर्स फाइल के अंदर, डॉट जावा फाइल के अंदर, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको चेक करता है सही है या गलत लिखा है। अब भाई दो टीचर हैं, अब खुद सोचो, एक मैं टीचर हूँ एक आप टीचर हो, तो हम दोनों का कॉपी चेक करने का तरीका अलग होगा कि नहीं होगा, तुम्हारा अलग होगा मेरा अलग होगा, है ना। इसी तरह से
कंपाइलर का भी तरीका अलग होता है और इंटरप्रेटर का भी तरीका अलग होता है। दोनों का तरीका अलग अलग होता है कोड को चेक करने का। कंपाइलर बल्क में करता है, कंपाइलर एक साथ कोड को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, एक एक लाइन चेक करेगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कंपाइलर थोड़ा फास्ट होता है और इंटरप्रेटर कहना चाहिए उससे थोड़ा स्लो होता है ना, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एक। लेकिन एक बात बताओ यार, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी होगी, कंपाइलर की कि इंटरप्रेटर की? एग्जैक्टली इंटरप्रेटर की ज़्यादा अच्छी होगी। बिकॉज इसलिए अच्छी होगी इंटरप्रेटर की क्योंकि वो एक एक लाइन चेक कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, इसलिए इंटरप्रेटर बेस्ट है ना। लेकिन कंपाइलर को भी हम वो नहीं कहेंगे कंपाइलर बेस्ट नहीं है, कंपाइलर भी तो फास्ट काम कर रहा है ना। तो अपनी अपनी जगह पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर बेस्ट है। अब सी लैंग्वेज में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंटरप्रेटर कंपाइलर, कंपाइलर यूज़ करते हैं। कंपाइलर। सी प्लस प्लस में क्या यूज़ करते हैं? कंपाइलर यूज़ करते हैं। पाइथन में क्या यूज़ करते हैं? इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, है ना। और जावा में क्या यूज़ करते हैं पता है? दोनों यूज़ करते हैं। मतलब जावा में कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटर भी होता है मेरे भाई, दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों ही चीज़ें हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोथ जावा के अंदर। मतलब दो दो टीचर, मतलब सोचो ज़रा आप, दो टीचर अगर सेम कोड को चेक कर रहा है तो कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ गई, आपके कोड को आपको एनालाइज करने की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी जावा है, जावा में दोनों चीज़ें होती हैं, कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटर भी होता है। तो मैं क्या करता हूँ, आपका जो कोड आपने किया, आपने जो सोर्स कोड बनाया, हेलो वर्ल्ड लिखा, मैं उस कोड को सबसे पहले देता हूँ कंपाइलर को। सबसे पहले किसको देता हूँ? कंपाइलर को देता हूँ कि मैं कंपाइलर ये लो कोड, पहले थोड़ा पढ़ो और मुझे आउटपुट दो। कंपाइलर क्या किया, आपके कोड को, आपने जो भी लिखा था कोड उसको उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने आपको एक आउटपुट दिया। और पता है उस आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? बाइट कोड। बाइट, बाइट BYTE, बाइट कोड। बाइट कोड हमेशा याद रखना, आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ यार बाइट कोड किसने कहाँ से आता है, बाइट कोड कौन देता है, सीधे बोल देना कंपाइलर। जावा में अगर बाइट कोड आपको मिला तो बाइट कोड क्या है? तो बाइट कोड भाई आउटपुट है। किसका आउटपुट है? कंपाइलर ने दिया, कंपाइलर ने दिया हमारे कोड को, कंपाइलर ने एनालाइज किया, पढ़ा, और उसके बाद जो मुझे आउटपुट दिया वो कौन सा दिया? बाइट कोड। बाइट कोड, पता है बाइट कोड को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जावा में, डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल, ये याद रखना, डॉट बाइट कोड को ही डॉट क्लास फाइल भी बोला जाता है। तो इंटरव्यूअर तुमको घुमाने के लिए कुछ भी बोल देगा कि चलो बताओ बाइट कोड क्या होता है, या यह पूछ सकता है चलो बताओ डॉट क्लास फाइल क्या होती है, जावा में डॉट क्लास फाइल क्या होती है, ये याद रखना। तो दोनों ही एक चीज़ है, बाइट कोड या डॉट क्लास फाइल, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब मैंने बोला चलो बताओ डॉट क्लास फाइल किस का आउटपुट कौन देता है, तुरंत क्या बोलना है? कंपाइलर देता है। मैंने चलो बाइट कोड कौन दे रहा है? कंपाइलर दे रहा है ना। ठीक है, तो ये बाइट कोड की बात आई। तो कंपाइलर के द्वारा आपको आउटपुट में क्या मिलता है? बाइट कोड। जो आउटपुट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइट कोड या फिर डॉट क्लास फाइल। ठीक है, अगेन दोस्तों आप लोग ये चीज़ लिखते जाना प्लीज़। मेरे पास अभी पेन नहीं है जिसकी वजह से मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। लेकिन आप अपने हिसाब से उसका डायग्राम बना लो, है ना। क्या हुआ, मैंने एक बॉक्स बनाया, सपोज़ एक बॉक्स बना लो जिसमें सोर्स कोड है। सोर्स कोड किसको दिया हमने? कंपाइलर को दिया, और कंपाइलर से क्या निकला? आउटपुट। आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? बाइट कोड या फिर डॉट क्लास फाइल। अब पता है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज़ बाइट कोड? व्हाट इज़ बाइट कोड? यार ये बाइट कोड है क्या एक्चुअल में? आउटपुट है, किसका आउटपुट है? कंपाइलर का, ठीक है। लेकिन ये बाइट कोड मतलब कुछ तो होगा ना। अब पता है आपको बाइट कोड क्या है? नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसको हम बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल।
मतलब बाइट कोड को हम डॉट क्लास फाइल भी बोलते हैं, बाइट कोड को हम लोग नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बोलते हैं। सोचो, दोनों चीज़ें बोलते हैं, डॉट क्लास भी और नॉन एग्जीक्यूटेबल। अब नॉन एग्जीक्यूटेबल क्यों बोलते हैं? बिकॉज पता है बाइट कोड को कहीं नहीं चला सकते आप, कहीं एग्जीक्यूट नहीं कर सकते आप, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चला सकते हो आप, क्योंकि ये नॉन एग्जीक्यूटेबल है, ये कहीं भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आउटपुट कहीं भी नहीं चलने वाला, भूल जाओ। सोचो ज़रा, अब तुमने कोड लिखा, कोड किसको दिया? कंपाइलर को। कंपाइलर ने क्या जनरेट करके आपको दिया? बाइट कोड। और ये बाइट कोड कहीं चल ही नहीं रहा, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, तो फ़ायदा क्या फिर इस बाइट कोड का? क्यों दिया? क्वेश्चन मार्क ना, क्यों दिया फिर ये बाइट कोड मुझे? जब ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा ही नहीं तो क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे इस बाइट कोड का? लेकिन किसी ना किसी रीज़न से तो दिया होगा ना, है ना? तो हमें ये पता होना चाहिए कि बाइट कोड क्यों मिला फिर। जब ये कहीं एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता तो फिर बाइट कोड का क्या सेंस है यहाँ पे? क्यों आया मेरे पास बाइट कोड? क्यों कंपाइलर ने मुझे एज आउटपुट बाइट कोड दिया, डॉट क्लास फाइल दी? सिक्योरिटी की वजह से। सिक्योरिटी की वजह से आपको बाइट कोड दिया गया है। मतलब बाइट कोड आपको सिक्योर करता है, आपके कोड को सिक्योर करता है। आपने जो भी कोड लिखा है उसको सिक्योर करने के लिए कंपाइलर ने बाइट कोड दिया। आपको एक बात पता है, जावा ने खुद का कंपाइलर बनाया है जिसको हम लोग जावा कंपाइलर बना बोलते हैं। आपने आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपाइलर्स आपने यूज़ किए होंगे, जीसीसी कंपाइलर और या फिर मिनजी डब्ल्यू, कुछ ऐसे कंपाइलर्स आपने डाउनलोड करे होंगे या फिर इंस्टॉल करके चलाया होगा, है ना? तो पता है ये जीसीसी और ये सब क्या हैं? ये सब ना वेंडर्स हैं, ये सब कंपनीज़ हैं, इनका काम है कंपाइलर्स बनाना, इनका काम है कंपाइलर्स बनाना, है ना? हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लोग क्या करते हैं? अलग अलग कंपाइलर्स बनाते हैं। जैसे तुम अगर C++ चलाओगे, अगर तुम्हारे पास विंडो है तो तुम जो कंपाइलर डाउनलोड करोगे किसका करोगे? विंडोज़ का करोगे। मैक वाले किसका करेंगे? मैक का करेंगे। तो ये जो वेंडर्स हैं, ये जीसीसी, मिनजीडब्ल्यू, ये सब क्या करते हैं? ये सब कंपाइलर्स बनाते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। लेकिन जावा ने पता है अपना खुद का कंपाइलर बना के रखा हुआ है। जावा ने खुद का, मतलब इसीलिए इसको जावा कंपाइलर बोलते हैं। जावा कंपाइलर नहीं, सिंपल कंपाइलर नहीं बोलते हैं, जावा कंपाइलर। नाम क्या लेते हैं? जावा कंपाइलर है भाई, क्योंकि जावा कंपाइलर ना थोड़ा सा अलग होता है डिफरेंट कंपाइलर्स से, थोड़ा अलग इसका काम है। सारे कंपाइलर्स क्या करते हैं? आपके कोड को पढ़ते हैं और आउटपुट देते हैं, यही होता है। यहाँ भी यही है कि भाई जावा कंपाइलर भी क्या करता है? आपके कोड को पढ़ेगा और एक आउटपुट दे देगा, और आउटपुट को क्या बोलेंगे हम? बाइट कोड, है ना? लेकिन पता है साथ में कंपाइलर को एक और इंस्ट्रक्शन दिया गया कि भाई तुम कोड को पढ़ो और तुम उसका आउटपुट दो, ठीक है, लेकिन साथ में तुम्हें एक और काम करना है। क्या भाई, क्या करना है? तो तुम्हें जो भी कोड यूज़र लिख रहा है, डेवलपर लिख रहा है, उस कोड को, सपोज यहाँ पे तुम्हें जितना कोड लिख रहा है, यहाँ पे सारे कोड तुम्हारे सामने हैं, ये कोड तुम्हें पढ़, भाई तुम ये कोड किस में लिखा है? ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश में। तो अगर तुमको ये इंग्लिश आती है तो तुम ये कोड पढ़ सकते हो, 100% पढ़ सकते हो। अब खुद सोचो, तुम पढ़ सकते हो तो हैकर भी तो पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल पढ़ सकता है भाई, हैकर को भी तो ये चीज़ आती होगी, इंग्लिश, है ना? तो भाई वो भी तो आपके कोड को पढ़ लेगा, और आपके कोड को अगर पढ़ लेगा तो वो चेंज भी तो कर सकता है ना? समझना पॉइंट, कि आपके कोड, आपने लिखा हेलो वर्ल्ड का कोड और आप लिखते हो इंग्लिश में, है ना? कोई हैकर अगर उस लैंग्वेज को जानता है तो 100% उसको भी पढ़ सकता है और पढ़ के चेंज भी कर सकता है। तो कंपाइलर को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया कि भाई जो भी कोड डेवलपर लिखता है तुम उसको ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो जिस लैंग्वेज को जावा के अलावा कोई और ना पढ़ सके। मतलब उसको बदल दो, उसको कन्वर्ट कर दो। आपने एक पॉइंट आपने सुना होगा कभी, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इनक्रिप्ट कर दो। मतलब इनक्रिप्ट कर देते हैं अगर कोई चीज़ को तो वो क्या हो जाता है? वो सेफ हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाइलर को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया कि तुम क्या करो, इस कोड को क्या कर दो,
ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करो जिस लैंग्वेज को कोई ना पढ़ सके, केवल जावा पढ़ सके, इसके अलावा कोई और इसको रीड नहीं कर पाए। तो कंपाइलर ने क्या किया? कंपाइलर ने कुछ नहीं किया, कंपाइलर ने आपके कोड को कन्वर्ट कर दिया एक ऐसे सिंबलिक लैंग्वेज में, सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया, सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया, जैसे @ डॉट, है ना। और पता है उसी कन्वर्टेड फाइल को ही हम बाइट कोड कहते हैं। जो लैंग्वेज में कन्वर्ट किया ना दूसरे लैंग्वेज में, राइट, उसी को, तो उसी फाइल को हम क्या बोलेंगे? बाइट कोड। दिस इज कॉल्ड बाइट कोड। मतलब बाइट कोड क्या है एक्चुअल में? यार आप ही का प्रोग्राम है वो तो। हेलो वर्ल्ड आपने लिखा, वही तो है हेलो वर्ल्ड, लेकिन वो हेलो वर्ल्ड किसी अदर लैंग्वेज में है, दैट्स इट। क्यों हुआ ऐसा? अरे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, क्योंकि अगर आपका कोड कोई पढ़ लेगा तो उसको मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन बाइट कोड को कोई भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जावा के अलावा। बाइट कोड को कोई नहीं पढ़ सकता जावा के अलावा, है ना। इसीलिए फॉर सिक्योरिटी रीज़न, फॉर सिक्योरिटी कंसर्न, है ना, कंपाइलर ने आपको क्या दिया है? बाइट कोड दिया है। अब आप इस बाइट कोड को, अब ये बाइट कोड तो नॉन एग्जीक्यूटेबल है भाई, इसको नॉन एग्जीक्यूटेबल क्यों बोल रहे हैं? खुद सोचो ना यार। बाइट कोड क्या है? बाइट कोड आपका प्रोग्राम है, आउटपुट थोड़ी ना है। बाइट कोड क्या है? प्रोग्राम है, उसमें प्रोग्राम लिखा हुआ है, भले अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन है तो प्रोग्राम। और प्रोग्राम थोड़ी ना चलता है, आउटपुट चलता है। प्रोग्राम तो नहीं चलता ना, आउटपुट चलता है। वो आउटपुट थोड़ी ना है, वो तो एक तरह का प्रोग्राम है, किसी अदर लैंग्वेज में लिखा है। और ये आउटपुट, ये जो बाइट कोड है, दिया किसने आपको? जावा कंपाइलर ने दिया। क्यों दिया? सिक्योरिटी रीजन से दिया, है ना। ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, जो भी आप कोड लिखते हो, ये तुम्हारे सामने मान लो ये कोड है, आपने कोड को लिखा, तो सबसे पहले जावा कंपाइलर क्या करेगा? इस कोड को कन्वर्ट करेगा एक ऐसी लैंग्वेज में, है ना, जिसको सिंबलिक लैंग्वेज बोलते हैं, है ना, सिंबल्स के फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? बाइट कोड। दिस इज कॉल्ड बाइट कोड। और बाइट कोड हमेशा याद रखना नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है, मतलब बाइट कोड को हम कहीं चला नहीं सकते, कहीं रन नहीं कर सकते। और इसका आंसर है तुम्हारे पास। क्यों रन नहीं कर सकते हैं यार? क्योंकि बाइट कोड तो खुद में क्या है? प्रोग्राम ही तो है, हमारा ही प्रोग्राम है, आउटपुट थोड़ी ना है जो किसी भी कहीं भी चलने लग जाए, है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा वाइट बोर्ड ओपन करता हूँ, ठीक है। एक हमारा हो गया एक फाइल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सोर्स कोड। इसमें हमने क्या लिखा है? प्रोग्राम। ये हमारे प्रोग्राम है, ठीक है। इसको हम या तो सोर्स कोड बोलेंगे या फिर डॉट जावा फाइल बोलेंगे। ये फाइल हमने किसको दे दिया? ये फाइल हमने दे दिया कंपाइलर को, इसको हम कंपाइलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? इसको कंपाइलर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कंपाइलर, ठीक है। कौन सा कंपाइलर? जावा कंपाइलर। ये याद रखना, जावा लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इसने, जावा ने अपना खुद का कंपाइलर बनाया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर ने आपको क्या दिया? एक बाइट कोड दिया, एक बाइट कोड दिया, ये बाइट कोड है। अब ये जो बाइट कोड है, इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं, डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल भी बोलते हैं इस बाइट कोड को, ये ध्यान रखना, डॉट क्लास फाइल, ठीक है, ठीक है, डॉट क्लास फाइल भी बोल सकते हैं इस बाइट कोड को। अब खुद सोचो, ये बाइट कोड आपको क्यों मिला? बिकॉज मुझे इस कोड को क्या करना था? सिक्योर करना था, इसीलिए मुझे ये बाइट कोड मिला, है ना, जिसको हम डॉट क्लास फाइल भी बोलते हैं। और हमेशा याद रखना, डॉट क्लास फाइल जनरेट जब होता है ना, आपको मैं ओपन करके दिखाऊंगा डॉट क्लास फाइल। आप देखना, आपने जो कोड लिखा होगा ना, वो दिखेगा ही नहीं। बोलोगे सर मैंने तो कोड इंग्लिश में लिखा था, ये क्या है? ये कैसे आ गया? ये कैसे सिम्बल्स आ गए? है ना, ये तो मेरा कोड है ही नहीं। तो वो कोड आपको किसने बना के दिया है? जावा कंपाइलर ने बना के दिया है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीज़न। अब मैंने क्या बोला? लो ये बाइट कोड अब चला के दिखाओ। तुम बोलोगे सर ये बाइट कोड चलेगा ही नहीं, क्योंकि बाइट कोड तो नॉन एग्जीक्यूटेबल है, ये तो कहीं भी रन नहीं होता। तो फिर इसको रन कैसे करेंगे यार? तो इसको रन करने के लिए, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला था बाइट कोड को कोई नहीं पढ़ सकता, फॉर सिक्योरिटी कंसर्न बाइट कोड को कोई नहीं पढ़ सकता, सिर्फ एक ही बंदा है जो उसको पढ़ सकता है, और वो है JVM। मैंने बाइट कोड उठाया, पूरा बाइट कोड उठाया और JVM को दे दिया। किसको दे दिया? JVM को।
जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। एक था JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और एक है जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। ये रहा जावा वर्चुअल मशीन आपका, ठीक है। तो मैंने, और पता है आपको जावा वर्चुअल मशीन JVM, पता है जो बोलते हैं ना भगवान, वो भगवान है JVM जावा में। मतलब सारा टास्क, सारा काम, कंप्लीट वर्क कौन करता है? JVM करता है। सब कुछ किस पे टिका हुआ है? JVM पे टिका हुआ है, याद रखना, जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर टिका हुआ है। डॉट क्लास फाइल को, इस फाइल को, बाइट कोड को केवल और केवल JVM पढ़ सकता है, इसके अलावा कोई भी इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, नो वन, राइट। तो हमने इस डॉट क्लास फाइल किसको दिया? मैंने दिया JVM को। JVM ने क्या किया? इस डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद आपको एक ऐसा आउटपुट दिया जिस आउटपुट को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो। आप मैक पे चला सकते हो, आप विंडोज़ पे चला सकते हो, आप लिनक्स पे चला सकते हो, आप उबंटू पे चला सकते हो, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, जावा के आउटपुट को जो JVM ने दिया है ना, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, JVM है जो क्या करता है? डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया भाई? ये क्लास, ये क्या है? ये सोर्स कोड। सोर्स कोड किसको दिया मैंने? कंपाइलर को। कंपाइलर से क्या मिला मुझे? डॉट क्लास फाइल, या इसको क्या बोलेंगे? बाइट कोड। और बाइट कोड किसको दिया मैंने? JVM को दिया। और JVM ने मुझे क्या दिया? एक ऐसा आउटपुट दिया जिसको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसको अगर विंडोज़ पे मुझे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो विंडोज़ में क्या होना चाहिए? JRE। बिना JRE के तो चलेगा ही नहीं, तो JRE मस्ट भी। तो हमको मैक में सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा? JRE डालना पड़ेगा। विंडो में JRE डालना पड़ेगा अगर चलाना है, इसमें JRE डालना पड़ेगा, इसमें JRE डालना पड़ेगा। जब तक नहीं डालेंगे तब तक ये आउटपुट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब नाउ देखो, ये पता है क्या है? जब आप एक हेलो वर्ल्ड लिखते हो ना, और जब रन बटन पे क्लिक करते हो तो कंसोल में हेलो वर्ल्ड आ जाता है। आप लोग कितना खुश हो जाता है, अरे वाह मेरा पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, चल गया। लेकिन बेटा वो प्रोग्राम चला कैसे? पीछे क्या हुआ? तो बेटा ये है पूरी पीछे की कहानी। पीछे ये चलता है, ये पूरा पीछे चलता है बैकग्राउंड में, जो आपको कभी दिखेगा ही नहीं, जो आपको दिखता ही नहीं है ना। तो चाहे आप एक 2 नंबर को जोड़ने, ऐड करने का प्रोग्राम बनाओ तो भी यही प्रोसेस है, आप हेलो वर्ल्ड लिखो तो भी यही प्रोसेस है। मतलब कुछ भी करो, यही आपको मतलब बैकग्राउंड में ये काम करेगा। तो इसको अपने दिमाग में फीड कर लो, इसको अच्छे से समझ लो, है ना। क्योंकि इंटरव्यूअर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको यही एक्सप्लेन करना है। और वाइवा होता है कि भाई डॉट क्लास फाइल क्या होती है, JVM क्या होता है, चलो बताओ कंपाइलर क्या करता है, जावा कंपाइलर क्या काम कर रहा है ना, सोर्स कोड किसको बोलते हैं, डॉट जावा फाइल किसको बोलते हैं। आपको ना ये सब चीज़ें, बेसिक बेसिक चीज़ें जावा की पता होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स नोट्स नोट्स, ध्यान देना। मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें शायद आपको कहीं मिले ना, आप ढूंढोगे ना, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यूनिक है, कुछ चीज़ें हैं स्पेशल, तो उसको नोट डाउन कर लेना दोस्त, क्योंकि बाद में कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए थोड़ा सा इस पर फोकस करो, ओके। अब ये चीज़ हो गई, है ना। अब आप एक बात बताओ यार, पूरे प्रोजेक्ट में अभी तक जो जो हमने पढ़ा उसमें आपने कौन कौन से जावा के टूल्स यूज़ किए, सॉफ्टवेयर यूज़ किए? अगर देखा जाए तो पहला तो हमने किया कंपाइलर, है ना, कंपाइलर किया, फिर हमने JRE किया, फिर हमने JVM यूज़ किया, है ना। हमने बाइट कोड की बात करी, बाइट कोड की बात करी हमने, कि बाइट कोड की बात करी। और हमने किसकी बात करी? हाँ, तो हमने क्या किया, क्या क्या यूज़ किया हमने? भाई कंपाइलर यूज़ किया, JRE यूज़ किया, JVM यूज़ किया, बाइट कोड की बात करी, डॉट क्लास फाइल की बात करी,
डॉट क्लास फाइल के बाद हमने बात करी किसकी, सोर्स कोड जे डॉट जावा फाइल की बात करी। अच्छा एक बात बताओ, इतनी सारी बातें करी हमने, कंपाइलर, JRE, JVM, एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाने के लिए, अगर जावा पे आप एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम चलाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की नीड है? कंपाइलर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिना कंपाइलर का तो काम ही नहीं होगा। JRE चाहिए, बिल्कुल चाहिए, JRE के बिना भी कोई काम नहीं होने वाला। JVM चाहिए, बिल्कुल चाहिए, JVM के बिना भी कोई काम नहीं होने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सारे सॉफ्टवेयर, सारे जो टूल्स हैं, सारे जो हैं ये जावा के, सब डाउनलोड करने पड़ेंगे। मतलब आपके सिस्टम में कंपाइलर होना चाहिए, आपके सिस्टम में JRE होना चाहिए, आपके सिस्टम में JVM होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके सिस्टम में, तभी आप जावा का प्रोग्राम चला सकते हो, नहीं तो आप जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब या तो तुम इसको अलग अलग करो, भाई कंपाइलर अलग से डाउनलोड कर रहे हैं, JRE अलग से डाउनलोड कर रहे हैं, JVM अलग से डाउनलोड कर रहे हैं, है ना, लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जावा वालों ने क्या किया, इसको एक पैकेट में सबको एक साथ रख दिया। कंपाइलर, JRE, JVM, सबको, जितने भी जावा के टूल्स हैं ना जो रिक्वायर्ड हैं आपको डेवलपमेंट में, वो सब एक जगह रख दिया। और पता है उस जगह को क्या बोलते हैं? JDK, जावा डेवलपमेंट किट, JDK, जावा डेवलपमेंट किट, JDK। सारे सॉफ्टवेयर, कंप्लीट सॉफ्टवेयर सब किसके अंदर होते हैं? सारे के सारे होते हैं इस पैकेट के अंदर, और उसको JDK बोला जाता है, जावा डेवलपमेंट किट। तो अब ये बताओ, तुम अलग अलग डाउनलोड करने बैठोगे कि अगर तुमने क्या किया, सीधे एक साथ JDK डाउनलोड कर लिया। जैसे मैं गूगल पे गया, यहाँ पे लिखा JDK 64 बिट, इसके वेबसाइट पे गया ओरेकल के, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने क्या किया, ये देखो JDK, ये देखो सबका है। लिनक्स के लिए JDK है, विंडोज़ के लिए भी JDK है, मैक ओएस के लिए भी JDK है ना। विंडोज़ के लिए देखो ये JDK। आप क्या करोगे, इंस्टॉलर दिख रहा है X64 इंस्टॉलर, इसको डाउनलोड कर लोगे। तो क्या होगा, इस जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो क्या हुआ, क्या JDK देखो कौन सा वर्जन है, 22, JDK 21, 17, आप जो भी JDK लेटेस्ट आपको यहाँ पे 22 दिखा रहा है, तो आप JDK 22 डाउनलोड कर लो यहाँ से। अब जैसे ही डाउनलोड करोगे और उसको इंस्टॉल करोगे ना दोस्त, सारे JRE, कंपाइलर, JVM सब ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। आपको अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की नीड नहीं पड़ेगी, है ना। तो JDK क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट, है ना, जावा डेवलपमेंट किट, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं JDK से रिलेटेड, जावा से रिलेटेड, जो कि आपके डेवलपमेंट में ईजी यूज़ होगा, ईजीली, मतलब इंस्टॉलेशन है, बहुत ईजी है। देखो ना कितने का है ये, 164.35 MB। तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। जावा स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट आपको इतनी चीज़ समझ में आनी चाहिए, इतनी चीज़ें आए, मतलब होनी चाहिए आपके पास। ओके नाउ अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आगे बढ़ने में क्या कर रहे हैं हम, यार देखो एक चीज़ है, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो वो कहाँ करोगे यार, कोई ना कोई तो एडिटर होता है ना। तो देखो जावा के कितने एडिटर्स होते हैं, जावा एडिटर, है ना। अगर देखा जाए जावा एडिटर की लिस्ट अपन निकालते हैं, जावा एडिटर लिस्ट देखो कितने सारे हैं। एंटेलिजे आइडिया ये एडिटर है, इस पर भी आप काम कर सकते हो। नेटबीन्स पे काम कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो VS कोड पे आप काम कर सकते हो, है ना। इक्लिप्स पे काम कर, देखो कितने सारे हैं यार, मल्टीपल्स हैं, है ना। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा एडिटर यूज़ करोगे जावा डेवलपमेंट में। कुछ लोग एंटेलिजे यूज़ करते हैं, मैं एंटेलिजे यूज़ करता हूँ। कुछ लोग VS कोड भी यूज़ करते हैं, कुछ इक्लिप्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इक्लिप्स को, और VS कोड को, और एंटेलिजे आइडिया को। मतलब ये तीन चीज़ पे मेरा कमांड है। मैं बेसिकली इन
तीनों पे फोकस करता हूँ, या मैं बोल सकते हो मेरा कमांड या मेरा एक्सपर्टीज़ जो है वो इक्लिप्स पे है, VS कोड पे है और इंटेलिजेंट आइडिया पे है। ठीक है, आपकी इच्छा, आप इनमें से कौन सा डाउनलोड करते हो, आप जो भी डाउनलोड करोगे कोई दिक्कत नहीं है, हम सब पे काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादातर इक्लिप्स पे फोकस करता हूँ। क्यों फोकस करता हूँ? क्योंकि इक्लिप्स थोड़ा सा डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है मोस्टली। बहुत सारी कंपनीज जो हैं इक्लिप्स को प्रेफरेंस देती है, यूज़ करती है। ऐसा नहीं है कि VS कोड को नहीं देती, VS कोड को भी देती है। जिसकी जैसी एक्सपर्टीज़ वो ऐसे एडिटर पे काम करता है। और कभी कभी होता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, कोई कंपनी आपसे बोलता है कि नहीं VS कोड पे ही काम करो, कोई गलती नहीं, नहीं इक्लिप्स पे ही काम करो, तो फिर वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको स्विच करना पड़ता है ना। तो मेनली मैं इक्लिप्स को प्रेफरेंस दूंगा और इंटेलिजेंट आइडिया को प्रेफरेंस दूंगा, है ना। तो आपके पास जो भी हो आप उसको इंस्टॉल कर लेना। सपोज़ देखो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये रहा इक्लिप्स, है ना, मेरा ये ऑलरेडी इक्लिप्स इंस्टॉल्ड है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये हमारा इक्लिप्स इंस्टॉल आप कर लेना। इक्लिप्स अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप कर लेना, या VS कोड पे भी काम कर सकते हो। तो VS कोड इक्लिप्स में बहुत फ़र्क है यार थोड़ा, क्योंकि मैं प्रेफरेंस ज़्यादा हमेशा इक्लिप्स को ही दिया हूँ, बिकॉज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इक्लिप्स अच्छा है, तो इसीलिए मैं इसको प्रेफरेंस देता हूँ डेवलपमेंट में। तो ये देखो, जैसे मैंने डबल क्लिक किया, ये इंस्टॉल्ड है मेरा, है ना। आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। तो इंस्टॉल करने के लिए देखो मैं बता देता हूँ कहाँ जाना है आपको। आप जाओ गूगल पे और यहीं पे चले जाओ ना, इसको, इसके पास होगा, या यहाँ डाउनलोड, यहाँ पे लिख लो इक्लिप्स फॉर जावा। ये रहा पहला, इसको ओपन करते हैं। ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन, है ना, नीचे ये रहा। आप इसको क्लिक करना, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद वो इंस्टॉल करवाएगा आपसे, वो इंस्टॉल कर लेना, दैट्स इट। जैसे ये करोगे आप यहाँ आ जाओगे, है ना। आप ओपन कर लेना अपना इक्लिप्स डबल क्लिक करके। और ये सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे, वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का क्या मतलब होता है? वर्क स्पेस का मतलब होता है जहाँ पे आपका प्रोग्राम सेव होगा। तो मैंने अपना एक फ़ोल्डर बना लिया है ना, डॉक्यूमेंट्स नाम का फ़ोल्डर है, जहाँ पे मेरा ये जो भी मैं बनाऊँगा, जो भी मैं करूँगा, वो जाके वहाँ सेव हो जाएगा। लॉन्च कर देते हैं। मैं बोलता हूँ भाई वहाँ जाके सेव कर देना। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ, कौन से फ़ोल्डर में सेव करना है उसको, है ना। और ये तो मैं पहले हटा दूँ पूरा। ये कंसोल है मेरा। कंसोल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा, है ना। तो कंसोल को थोड़ा मैं बड़ा नीचे भी कर सकते हैं, नीचे भी आता है, बट मैंने इसे साइड में करके रखा हुआ है, जिससे कि ईजी हो आउटपुट देखने में। यहाँ कोड दिखेगा और यहाँ आउटपुट दिखेगा, है ना। अब देखो ये विंडो ओपन हुआ। अब देखो क्या करना है, ये फाइल दिख रहा है, अब इस फाइल पे क्लिक करना और ये न्यू पे जाना और ये प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना। कर दिया मैंने प्रोजेक्ट पे क्लिक। अब प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट हमें बनाना है भाई, ऑब्वियस ही बात है, हमें जावा पे बनाना है। तो मैं जावा सेलेक्ट करूँगा और ये जावा प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूँगा, है ना। फिर से बता दूँ, बैक करूँ, देखो क्या करना है। फाइल में गए, न्यू में गए, प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, जावा फोल्डर पे क्लिक किया, जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और नेक्स्ट। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दो। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या दूँ मैं, सेज ऑलरेडी एग्जिस्ट, सेज ट्रेनिंग, मैंने ये प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली JRE भी देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है JRE का, है ना। देखो इस सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है। JRE पहले से सेलेक्टेड है क्योंकि उसको पता है बिना JRE का तो कोई काम नहीं होना। तो JRE पहले से उसने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, पहले से उसने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई चेंजेस मत करना, बस नेक्स्ट कर दो। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, ज़रा नीचे देखना यहाँ पे, ये देखो एक ऑप्शन टिक लगा हुआ है, क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा, दिख रहा है।
इसको अनटिक कर देना दोस्त। ये क्या है मॉड्यूल इन्फो, क्या है पता है? मॉड्यूल, यार हमें मॉड्यूल वाइज काम करना है को बोल रहा है वो। मॉड्यूल क्या होता है बेसिकली अगर देखा जाए, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको मॉड्यूल क्या होता है। अभी आपको उसको क्या करना है, अनटिक करना है, ठीक है? अनटिक कर देना एंड क्या कर देना, फिनिश। फिनिश और यहाँ पे लिखना नो, राइट। जैसे ही फिनिश किया देखो यहाँ पे सेज ट्रेनिंग नाम का प्रोजेक्ट बन गया है, अगर आपको दिख रहा हो, है ना? तो देखो यहाँ पे सेज ट्रेनिंग नाम का एक प्रोजेक्ट बने, ट्रेनिंग की स्पेलिंग गलत, ठीक है, इट्स ओके। अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने इस प्रोजेक्ट को ओपन किया, इस प्रोजेक्ट को जैसे ही मैंने ओपन किया तो इसके अंदर देखो JRE है और एक फोल्डर है SRC, एक फोल्डर है SRC हैं, JRE और SRC। JRE की तो ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी 100%, इसलिए पहले ही जैसे ही आपने प्रोजेक्ट बनाया क्या हुआ, ऑटोमेटिक JRE भी आ गया। अब ये SRC फोल्डर, पूरा काम SRC फोल्डर के अंदर होगा, सारी कोडिंग SRC फोल्डर के अंदर होगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इस SRC फोल्डर पे राइट क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ इसके अंदर कुछ कोड लिखना है। अब आई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मैंने बोला चलो कोड लिखो, तो आप C या C++ में क्या करते हो, एक फ़ाइल बनाते हो और फाइल बना के एक मेन मेथड लेते हो और मेन मेथड के अंदर कोड लिखना स्टार्ट कर देते हो, यही होता है ना? लेकिन अगर आप जावा में एक लाइन का भी कोड लिखना चाहते हो ना, तो दोस्त सबसे पहले आपको क्लास बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? क्लास। क्लास, ध्यान देना इस बात को, क्लास मतलब कोई भी कोड बिना क्लास के आप नहीं लिख सकते जावा में। अगर आपने सी पढ़ा हो तो आप नोटिस करना कि आप सी में अगर हेलो वर्ल्ड लिखना होता है तो आप डायरेक्टली मेन मेथड के अंदर लिख देते हो और प्रिंट हो जाता है। इसी तरह से C++ में आपको बोलूँ हेलो वर्ल्ड लिखो तो आप क्या करोगे, मेन मेथड के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दोगे, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जावा में डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते, वो आपको हमेशा कहाँ लिखना पड़ेगा, क्लास के अंदर। बिना क्लास के तो आप एक लाइन का भी कोड नहीं लिख पाओगे, इसीलिए क्लास इम्पॉर्टेंट है ना? क्लास बहुत ज़रूरी है। सारी कोडिंग क्लास के अंदर होती है, सारी कोडिंग क्लास के अंदर होती है जावा में, ये ध्यान रखना। अब देखो तुम खुद सोचो यार, कोई भी चीज़ अगर क्लास के अंदर है, सपोज तुम्हारा रूम है, तुम्हारे रूम के अंदर अगर कोई चीज़ रखी हुई है और एक चीज़ बाहर है, तो सिक्योर कौन है ज़्यादा, जो रूम के अंदर है कि जो बाहर है? भाई जो रूम के अंदर है वही अंदर सिक्योर है हुई जी। ना। सेम चीज़ अगर आपका कोड क्लास के अंदर है और आपका कोड क्लास के बाहर है, तो सिक्योर कौन है, जो क्लास के अंदर है कि नहीं? तो सिमिलर वे में इसलिए जावा क्या बोलता है, जावा क्या बोलता है, मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा, मैं सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हूँ। जावा क्यों बोलता है अपने आप को सिक्योर? बिकॉज वो सिक्योरिटी देता है। वो क्या बोल रहा है आपसे, भाई कोड लिखना है ना तो पहले क्लास बनाओ, जब तक क्लास नहीं बनाओगे मैं एक लाइन का कोड नहीं लिखने दूंगा। क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो सिक्योर है, दैट्स वाई ना, आपको आपकी कोड की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपके कोड को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है ना? लेकिन C++ आप नोटिस करो, कभी भी ये नहीं बोलता क्लास बनाओ, वो बोलता है मेन मेथड है, ठीक है भैया मेन मेथड के अंदर कोड लिख दे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जावा क्या बोलता है, नहीं, जब तक क्लास नहीं बनाओगे मैं एक लाइन का भी कोड लिखने नहीं दूंगा, है ना? ये है सिक्योरिटी, ठीक है? अब देखो एक और चीज़, तो क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो क्लियर होगा, है ना? क्यों हमें क्लास लिखना चाहिए जावा के अंदर? क्योंकि हमें कोड लिखना है भैया, और बिना क्लास के कोड नहीं लिख सकते, ठीक है? अब पता है एक और चीज़ होता है, पैकेज। पैकेज ये जावा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैकेज। क्लास एंड पैकेज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में तो हम सारे कोड लिखते हैं, अब ये पैकेज क्या है? देखो पैकेज क्या है, एक तरह का तुम कहना चाहिए यार। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कबर्ड है, अब तुम्हारे कबर्ड में तुम्हारे क्लॉथ्स हैं, अब तुम अगर अपने क्लॉथ्स को ऐसे ही बस रख दिया, ऐसा फेंक फाक के, मतलब पूरा मैसी टाइप आपका पूरा कबर्ड है, अब मैं तुमको बोलूँगा यार एक हैंकी निकाल के दिखाओ ज़रा कबर्ड से,
तो यार कितना टाइम लगेगा, कितना प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी इंक्रीज होगी आपको उसको चीज़ को ढूंढने में, आप खुद सोचो, बहुत टाइम लगेगा ना। लेकिन अगर यही चीज़ आप अरेंज करके प्रॉपर वे में, है ना, डिफ्रेंशिएट करके अगर आप उसको रखते हो, और फिर मैं बोलूँ चलो हैंकी निकाल के लाओ, तो आपको पता है हैंकी किस जगह पे हम रखते हैं, हम वहाँ जाके सीधे हैंकी निकाल लेंगे, राइट, है ना। तो इजी टू एक्सेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना कम लगेगा, है ना, कितना कम हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा, ठीक है। तो पैकेज जो है बेसिकली यही फंडा अपनाता है। पैकेज क्या बोलता है कि भाई तुम जितनी भी क्लासेस बनाओ वो सारी की सारी क्लासेस पैकेज के अंदर रखना, पैकेज के बाहर मत रखना। पैकेज के मतलब एक, अरे यार एक बॉक्स है, सपोज एक बॉक्स है, अगर मैं उस बॉक्स के अंदर क्लास रखूँगा, है ना, तो सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगेन क्लास सिक्योर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सिक्योर होगा भाई। किसी चीज़ के अंदर अगर मैं रख रहा हूँ तो वो चीज़ तो सिक्योर है। तो पैकेज भी आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब वो किसको प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योरिटी, क्लास को। तो पैकेज के अंदर हम क्या रखते हैं हमेशा, क्लास। एक और चीज़ रखते हैं वैसे, इंटरफेस, लेकिन ये इंटरफेस की कहानी मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, पहले अपन क्लास को फोकस करते हैं। तो पैकेज क्यों बना रहे हैं, क्लास रखने के लिए। पैकेज क्यों बना रहे हैं, क्लास रखने के लिए, ध्यान रखना हमेशा। और पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पैकेज के आप कोई भी क्लास नहीं बनाओगे, एकदम माइंड सेट कर लो, है ना। बिल्कुल पता है VS कोड में आपको पैकेज बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली क्लास बना सकते हो। इंटेलिजे में भी शायद डायरेक्टली क्लास बना सकते हो, लेकिन इक्लिप्स में आप डायरेक्टली क्लास नहीं बना सकते, आपको पैकेज बनाना ही पड़ेगा। इक्लिप्स बोलता है कि भाई मैं प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करूँगा एक जावा का, राइट। तो जावा यही कहता है कि जो भी क्लास आप बना रहे हो उसको पैकेज के अंदर रखो, क्योंकि मैं उसकी चीज़ को भी सिक्योर करूँगा, मैं उस क्लास को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँगा। तो पहले पैकेज बनाओ और फिर पैकेज के अंदर क्या बनाओ, क्लास। चलो देखते हैं कैसे बनता है। तो ये SRC फोल्डर है, इस SRC पे राइट क्लिक किया, न्यू में गए और यहाँ देखो ज़रा, यहाँ पे देखो कहीं पैकेज का ऑप्शन है, देखो पैकेज है, पैकेज दिख रहा है पैकेज। अब इस पैकेज पे क्लिक कर दो और यहाँ पे पैकेज का नाम दे दो, जो भी नाम देना है, जैसे सेज डॉट ट्रेनिंग डॉट सक्षम, है ना, सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है ना। तो मतलब मैंने एक यूनिक सा सेज ट्रेनिंग डॉट सक्षम, मैंने आपको एक यूनिक सा मतलब एक पैकेज का नाम रखा है। आप कुछ भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है, ऐसा नहीं है कि यही रखना है, क्या आपकी मर्जी, जो भी पैकेज का नाम रखना चाहो आप रख सकते हो। एंड मैंने फिनिश कर दिया, देखो पैकेज बन गया। सबसे पहले मैंने पैकेज बनाया दोस्त, ये ध्यान रखना। नाउ अब मैं इसके अंदर क्या बनाऊंगा, क्लास। अब मैं इसके अंदर क्या बनाऊंगा, क्लास, क्योंकि हमें पता है बिना क्लास के तो हम जावा की प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकते, हम एक लाइन का कोड नहीं लिख सकते यार। तो चलो एक काम करते हैं, इस पैकेज पे राइट क्लिक करते हैं, इस पैकेज पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं और ये देखो क्लास, है ना। अब इस क्लास को हम क्लिक करते हैं, भाई क्लास बना रहे हैं, इस पैकेज के अंदर क्लास बन रही है। अब क्लास का नाम दे दो। अब क्लास का नाम कैसे देंगे, जैसे मैंने नाम दिया हेलो टेस्ट, क्लास का नाम। देखो मैंने क्या किया, पहला कैरेक्टर देखो कैपिटल है, एच कैपिटल है। हमेशा यार ये रूल याद रखना, अगर आप कोई क्लास का नाम दे रहे हो ना दोस्त, तो पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, मस्ट भी होना चाहिए, है ना। क्योंकि जावा का कन्वेंशन है, जावा कहता है कि जो भी क्लास बनाओ पहला कैरेक्टर कैपिटल रखना। अब तुम कोई बच्चा है बोलता नहीं नहीं सर मुझे तो नहीं रखना है कैपिटल, मैं तो स्मॉल में ही सब लिखूंगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना। देखो ऊपर एक वार्निंग दे रहा है, ये वार्निंग मैसेज,
टाइप नेम इज, है ना, डिस्करेज बाय कन्वेंशन, जावा टाइप नेम यूजुअली स्टार्ट विथ एन अपर केस लेटर। ये कौन बोल रहा है? जावा बोल रहा है कि भाई रूल है मेरा कि क्लास का नाम हमेशा क्या होना चाहिए, पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए। जैसे कैपिटल क्या, देखो वो वार्निंग चली गई, है ना। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी कोई क्लास बनाओ हमेशा पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए। इवन आप C++ में भी अगर क्लास बनाते हो उसमें भी पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए। इवन आप अगर पाइथन में भी क्लास बनाते हो तो उसमें भी पहला कैरेक्टर कैपिटल लिखा करो, है ना। तो ये कन्वेंशंस आपको फॉलो करना है। देखो यार, दो टाइप के कोडर होते हैं, एक जो रट लेता है, जो बस मतलब कुछ भी कोड लिखता है, एक होता है एक सिस्टमैटिक वे में कोडिंग लिखना। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में कोडिंग लिखोगे तो आपके पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो रूल्स फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। मैंने भाई स्मॉल एस में लिख दिया तो क्या होगा, कुछ ऐसा तो नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, तब भी चलेगा, लेकिन एक रूल है तो उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए, हेलो टेस्ट, क्लियर। एंड नाउ फिनिश, किसी चीज़ पे भी क्लिक मत करना, फिनिश। जैसे फिनिश किया, देखो यार दोस्त, यहाँ पे कोड जनरेट हो गया। ये कोड किसने जनरेट किया है? ये कोड जनरेट किया है इक्लिप्स ने, ये कोड इक्लिप्स ने जनरेट किया कंप्लीटली, है ना। अब देखो ये कोड समझते हैं पहले, ये कोड है क्या, ये क्यों आया, इसका क्या काम है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये क्या लिखा है, पैकेज, ये देखो पैकेज पैकेज पैकेज, और पैकेज का नाम क्या है, मैंने दिया था sage.training.saksham, ये पैकेज का नाम है ना। ये लेकिन यहाँ क्यों आया, मैं हटा देता हूँ, मैंने, अरे नहीं हटाओ यार इसको, ये क्यों आया, क्यों। अब देखो ये क्लास है, ये देखो क्लास कीवर्ड है, क्लास क्या है, कीवर्ड है। क्लास के आगे क्या लिखा है, हेलो टेस्ट। तो मेरा जो कंपाइलर है वो कैसे पहचानेगा कि ये क्लास है भैया, इस कीवर्ड के थ्रू, इस कीवर्ड के थ्रू वो पहचान पा रहा है कि ये क्लास है, क्योंकि तुमने इसके आगे क्या लगा रहा है, क्लास। अगर ये क्लास हटा दो, अब ये क्या है, कुछ भी नहीं, कंपाइलर को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, बोले क्या है भाई, ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए हम इसके आगे क्या लिखते हैं, क्लास। अब कंपाइलर को समझ में आ रहा है, अच्छा ये क्लास है, ओके। अब ये आगे क्या लिखा मैंने, पब्लिक। पब्लिक का क्या मतलब हुआ भाई, ये जो क्लास है इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। एक्सेस मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है इस क्लास को, इसलिए पब्लिक बनाया। अगर मैंने गलती से इसको प्राइवेट बना दिया तो क्या होगा, कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखना, प्राइवेट का मतलब होता है सबसे छुपा दो, सबसे छुपा दो, हाइड करना, मतलब आपने हाइड कर दिया इसको, कंप्लीटली हाइड, कोई नहीं देख सकता। अब सोचो सारी कोडिंग कहाँ करोगे, इसके अंदर ना, सारी कोडिंग क्लास के अंदर होगी, तो आपकी कोडिंग तो वेस्ट गई ना, क्योंकि कोई कॉल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने इसको प्राइवेट बना दिया, है ना। तो हमेशा एक रूल समझना, प्राइवेट बनाएंगे हम लेकिन बाद में, अभी नहीं, अभी मैं प्राइवेट नहीं, पब्लिक करते हैं। पब्लिक इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हमें भैया इस क्लास के अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करना है, इसीलिए हमको पब्लिक करना है, क्योंकि ये पब्लिक करने से क्या होगा, ये क्लास कोई भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। अब आप देखो यहाँ पे, ये क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, करली ब्रेसेस लगाते हैं, और यहाँ पे एंड हो रही है, मतलब इन दोनों के बीच में जो भी कोड लिखोगे वो क्लास के अंदर होगा। पता चला बाहर मत लिख देना इसके, अगर इसके बाहर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया तो वो क्लास के बाहर चले गए आप। क्लास के अंदर हम यहीं तक हैं, यहाँ तक हैं ओनली, यहाँ से यहाँ तक, दैट्स इट, ठीक है। अब वो देखो यहाँ एरर दे रहा है, देखो रेड लाइन, देखो ये एरर क्यों दे रहा है पता है, वो ये बोल रहा है कंपाइलर कि भाई ये ठीक है, मानता हूँ मैं ये क्लास है, ओके, मैं ये मानता हूँ ये क्लास है, बट ये बताओ ये क्लास आई कहाँ से, तुमने इस क्लास को कहाँ रखा हुआ है, पहले मुझे पूरा पाथ दो, तब तो मैं वहाँ जाऊँगा ना। आपने सिर्फ क्लास बोल दी ये क्लास है, लेकिन ये क्लास कहाँ रखी है, देखो ये क्लास कहाँ रखी है, पैकेज के अंदर, देखो लिखा है हेलो टेस्ट डॉट जावा। मैंने कहा था ना डॉट जावा फाइल, आप जो भी कोड लिखते हो सोर्स कोड, उसको डॉट जावा फाइल बोलते हैं, इसी को डॉट जावा फाइल बोलते हैं। और ये आपकी डॉट जावा फाइल कहाँ रखी हुई है, पैकेज के अंदर। तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा,
पैकेज कि इस पैकेज से यहां रखा हुआ है पैकेज का नाम क्या है, सेज डॉट ट्रेनिंग डॉट सक्षम। देखो अब यहाँ पे कर दिया और ये टर्मिनेट कर दिया, देखो एरर चला गया, कोई एरर नहीं है अब। क्यों नहीं है, क्योंकि कंपाइलर को समझ में आ गया कि अच्छा ये पैकेज है और इस पैकेज के अंदर ये क्लास रखी हुई है जिसको मुझे रीड करना है, जिसको मुझे पढ़ना है। गॉट इट? Yes. Yes, sir. ओके, नाउ अब हम थोड़ी सी बात क्या करेंगे, देखो हमेशा अब यहाँ कंपाइलर का काम थोड़ा ख़त्म होता है, अब काम स्टार्ट होता है JVM का, जावा वर्चुअल मशीन का। ठीक है, अब ध्यान देना JVM क्या करता है। देखो एक क्लास के अंदर कोई भी कोड है, JVM क्या करता है, देखो मैंने बोला था ना सारा काम अल्टीमेटली JVM करता है, सारा काम आउटपुट, फाइनल आउटपुट आपको जो कंपाइलर जब आउटपुट आपको देता है तो उसके बाद JVM काम करता है। क्योंकि आपको कंपाइलर कौन सा आउटपुट देता है, कंपाइलर आउटपुट में क्या देता है, उस आउटपुट को क्या बोलते हैं, बाइट कोड। बाइट कोड, बिल्कुल सही है ना। अब उस बाइट कोड को JVM एग्जीक्यूट करता है, तो पहले बाइट कोड बने तो सही, तो जो भी कोड आप लिखोगे यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, उसका बाइट कोड बनाएगा और बाइट कोड किसको दे देगा, JVM को दे देगा, और JVM फिर क्या करेगा, एक फाइनल आउटपुट देगा जिस आउटपुट को आप कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। राइट, अब देखते हैं यहाँ पे जैसे ही कंपाइलर एंटर किया, अंदर घुसा, क्लास के अंदर आया, देखा क्या खाली है क्लास में तो कुछ है ही नहीं, क्लास में तो कोई कोड ही नहीं है, तो वो किसको एग्जीक्यूट करेगा, किसी को भी नहीं, है ना। तो कंपाइलर को सबसे पहले हम यहाँ पे कोड लिखेंगे कोई एक। अब याद करो सी में सबसे पहले कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होता था, मेन। C++ में कौन सा एग्जीक्यूट होता था, मेन। जावा में सबसे पहले कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होता है, मेन। अगेन यहाँ भी मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसी क्लास के अंदर हम एंटर किए, है ना, हमें सबसे पहले कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, मेन मेथड। क्योंकि JVM जावा वर्चुअल मशीन सबसे पहले कॉल मेन मेथड को करता है, मेन मेथड। अगर आपका मेन मेथड नहीं होगा ना तो कोई टास्क नहीं होने वाला। अगेन मतलब C में हम डायरेक्टली मेन मेथड यूज़ करते थे, C++ में हम डायरेक्टली मतलब बिना क्लास के भी कर सकते थे, क्लास के साथ भी कर सकते थे, लेकिन जावा में क्लास के अंदर ही आपको मेन मेथड लिखना पड़ता है हमेशा। और मेन मेथड को कॉल कौन करता है पता है, JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ये नोट कर लो कहीं एक जगह पे कि मेन मेथड को कॉल कौन करता है, जावा वर्चुअल मशीन कॉल करता है, JVM कॉल करता है। कंपाइलर कभी भी कंपाइलर मेन मेथड को कॉल नहीं करता, ये ध्यान रखना, है ना। कौन करता है, JVM करता है, जावा वर्चुअल मशीन करता है। ठीक है, तो चलो अपन एक काम करते हैं यार, एक मेथड लेते हैं। मेथड मतलब फंक्शन, हाँ ये ध्यान रखना, आप लोग C में उसको फंक्शन बोलते थे, C++ में आप उसको फंक्शन बोलते थे, लेकिन जावा में हम उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। तो मेथड और फंक्शन सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है कि सर कुछ अलग है क्या, नहीं, सेम ही चीज़ है मेथड और फंक्शन। क्या होता है मेथड वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्या होता है फंक्शन, क्यों बनाते हैं फंक्शन, क्यों मेथड बनाया जाता है, इसकी ज़रूरत क्या है, वो सब मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी बस समझो कि मेन एक मेथड है, मेन एक मेथड है। और मेथड को पता है हमेशा ये ऐसे लिखते हैं, ये लिखते हैं मेथड। अगर ये नहीं है ना तो ये मेथड नहीं कहलाएगा, हमेशा याद रखना। ये इसके आगे ये लगाना कंपलसरी है, और मेन मेथड यहाँ से स्टार्ट होगा और देखो यहाँ क्लोज हो जाएगा, मतलब मेन मेथड की स्टार्टिंग यहाँ से हुई। अब जो भी कोड लिखेंगे मेन मेथड के अंदर तो यहाँ लिखेंगे, इसके अंदर, इसके बाहर मत लिख देना, नहीं तो वो मेन मेथड के बाहर चला जाएगा, ये भी ध्यान रखना, है ना। तो ये मेन मेथड है मेरा, मेन मेथड की स्टार्टिंग यहाँ से हुई और मेन मेथड की क्लोजिंग यहाँ हो गई। अब ये मेन मेथड है। अब मैंने बोला चलो यार एक काम करो, एक और मेथड बनाओ तो ज़रा, ऐड नाम का मेथड। तो मैंने लिखा ऐड, क्या ये मेथड है, नहीं ये मेथड नहीं है,
क्योंकि आप इसके आगे ये ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा, तभी तो ये मेथड कहलाएगा, राइट। और इसकी ओपनिंग भी होगी और क्लोजिंग भी होगी, तभी तो ये मेथड कहलाएगा, राइट। तो ये दूसरा मेथड हो गया, एक मेन मेथड। एक मैंने अपने मन से एक मेथड बना लिया ऐड। फिर एक और मेथड बनाते हैं सबट्रैक्ट, है ना। इस तरह से मेथड्स बनते हैं सॉरी, इस तरह से मेथड्स बनते हैं। लेकिन अभी मैं इन मेथड्स पे नहीं जाऊंगा, अभी मैं सिर्फ मेन पे जाऊंगा। मेन, अब देखो क्या हुआ। जैसे ही JVM यहाँ पहुँचा, जावा वर्चुअल मशीन, क्या देखा, मेन मेथड। मेन मेथड वो ढूंढ पाएगा, मेन मेथड को वो अंदर क्लास के अंदर वो आ चुका है, लेकिन पता है मेन मेथड नहीं दिखेगा, मेन मेथड उसको विजिबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके आगे आपने पब्लिक नहीं लगाया। पब्लिक लगाना कंपलसरी है। अगर आप मेन मेथड को पब्लिक नहीं करोगे तो JVM कभी भी मेन मेथड को देख नहीं पाएगा, और मेन मेथड अगर वो देख नहीं पाएगा तो इसको कॉल नहीं करेगा। कॉल नहीं करेगा तो आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। इसीलिए मेन मेथड को हमेशा पब्लिक लिखते हैं, है ना। जैसे क्लास पब्लिक क्यों लिखा हमने? क्योंकि भाई अगर आपने इसको प्राइवेट कर दिया तो फिर ये इसको रीड कौन करेगा? कैसे रीड कर पाओगे? जब दिखेगा ही नहीं तो रीड कैसे होगा? इसीलिए मेन मेथड को भी पब्लिक हमने करा। भाई मेन मेथड पहले पब्लिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पब्लिक नहीं करोगे तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है ना। चलो नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम पब्लिक के, देखो अब क्या हुआ, JVM एंटर किया। अब आप तुम बोलोगे कि सर मेन मेथड को आपने पब्लिक कर दिया है तो JVM को तो अब दिख जाना चाहिए मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, है ना। लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, अभी भी मेन मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा। JVM अभी भी मेन मेथड को कॉल नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि पता है मेन मेथड को तुमने पूरी तरीके से नहीं लिखा। मेन मेथड का एक रिटर्न टाइप होता है वॉइड, आपको वो वॉइड लिखना पड़ता है। अब ये क्या होता है भाई वॉइड? अब तुमको एक चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो कोई भी मेथड बनाओ, जैसे मैंने एक ऐड नाम का मेथड बनाया, है ना। तो इसके आगे अगर आपने इंट लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेथड है ऐड, ये रिटर्न में क्या चाह रहा है? इंटीजर वैल्यू। मतलब आपको रिटर्न करना पड़ेगा, आपको एक रिटर्न करना पड़ेगा एक वैल्यू इंटीजर टाइप का, कोई भी कुछ भी एनीथिंग, लेकिन इंटीजर टाइप का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि भाई ऐड जो मेथड है वो लास्ट में अपना सारा काम करने के बाद, अपना सारा कोड एग्जीक्यूट करने के बाद लास्ट में क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपने लिखा यहाँ पे इंट, इसीलिए। अगर आपने यहाँ लिख देते फ्लोट तो ये इसको क्या रिटर्न कराना पड़ता? फ्लोट वैल्यू रिटर्न कराना पड़ता, फ्लोट वैल्यू रिटर्न कराना पड़ता। अगर आप इसके आगे लिख देते स्ट्रिंग तो यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करना पड़ता? लास्ट में स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ता, डबल कोट्स के अंदर आता है स्ट्रिंग, है ना। तो जो तुम इसके आगे लिखोगे वो चीज़ तुमको लास्ट में रिटर्न करनी पड़ेगी। अब तुम बोलते हो सर मैं कुछ नहीं चाहता रिटर्न करना, कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहता, तो बेटा इसके जगह आगे क्या लिख दो? वॉइड। अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते हो तो आप क्या लिख दोगे? वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं करना। तो मेन मेथड, ये जो मेन मेथड है ये पता है बेटा कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इसीलिए इसके आगे क्या लिखते हैं हम? वॉइड हमेशा, है ना। तो इसलिए वॉइड लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि वॉइड क्यों लिखते हैं। अब मेन मेथड अंदर आया, अब तो मेन मेथड को सॉरी JVM अंदर आया, अब तो JVM को मेन मेथड को कॉल कर सकता है JVM। लेकिन अभी भी मैं बोलूँगा नहीं, वो अभी भी कॉल नहीं कर सकता है, अभी भी वो कॉल नहीं कर सकता है। पता है क्यों? उसका रीज़न है, देखो पता है जावा ने, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना इस पर, ठीक है। क्योंकि यही पूरा जावा कोर जावा, एडवांस जावा, सब में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, सभी में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। पता है आपको जावा ने एक रूल बनाया है। एक बात बताओ, क्लास के अंदर कोई भी चीज़ रखी हुई है, मान लो मैं जिस क्लास में भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे क्लास में चेयर रखी हुई है, मेरे क्लास में मेरा PC रखा हुआ है ना, क्लास के अंदर है।
कोई बंदा डायरेक्ट आए और मेरा पीसी लेके चला जाए, तो क्या सिक्योरिटी है? क्या नहीं है यार। मतलब कोई भी अननोन पर्सन मेरे क्लास में घुस गया और मेरे पीसी को लेके चला गया, है ना, ये तो गलत बात है, ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तो जावा ने पता है एक रूल बनाया, 2 रूल बनाए। जावा ने कहा कि अगर क्लास के अंदर कुछ भी है और आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ध्यान देना इस बात को। पहला पॉइंट, जावा ने क्या रूल बनाया? क्लास के अंदर अगर कुछ भी है और आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, भाई मैं बिल्कुल मेन मेथड को कॉल करना चाहूँगा ना, मेन मेथड जब तक कॉल नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा, तो मैं चाहता हूँ ना उसको एक्सेस करना, मेन मेथड को। तो जावा क्या बोलता है? अगर मेन मेथड को एक्सेस करना चाहते हो तो पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। बिना ऑब्जेक्ट बनाए मैं क्लास मेन मेथड को एक्सेस करने ही नहीं दूंगा। मैंने लगा क्यों भाई, है ना, सिक्योरिटी रीज़न से। क्यों? बिना मतलब किसी के थ्रू कॉल करो, डायरेक्टली मैं कॉल करने नहीं दूंगा। भाई अगर अपन एटीएम जाते हैं तो एटीएम में पैसे डायरेक्टली निकाल लेते हैं क्या? नहीं, किसी के थ्रू निकालते हैं, सिक्योरिटी हुई, है ना। बैंक अगर जाते हैं तो बैंक के लॉकर में जाना है तो बैंक के लॉकर में क्या डायरेक्टली घुस जाओगे? नहीं, किसी के थ्रू जाओगे ना, वहाँ सिक्योरिटी हुई। तो भाई मेन मेथड को आप डायरेक्टली कैसे कॉल कर सकते हो? जावा बोलता है आपको किसी के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने बोला किसके थ्रू? तो उसने बोला ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट बनाओ, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर उसको कॉल करो, तब मैं उसको कॉल करूंगा, नहीं तो मैं कॉल नहीं करूंगा। तो पहला रूल क्या निकल के आ गया? भैया क्लास के अंदर कुछ भी हो, याद रखना, अगर उसको कॉल करना है ना तो बेटा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए आप क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली मना। मतलब ऑब्जेक्ट बनाना तो कंपलसरी हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम क्लास के अंदर करने वाले हैं, सारी कोडिंग तो हम क्लास के अंदर करने वाले हैं, और हमें अगर उसको कॉल करना होगा तो हम डायरेक्टली भी नहीं कर सकते, तो हमको ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा 100%, राइट। इसीलिए पता है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, है ना, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक, अब कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट वो मैं बताऊंगा, मैं बनाऊंगा भी, बना के बताऊंगा कैसे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। बट एक रूल है, ये रूल हमेशा याद रखना, मैं कल की क्लास में भी पूछूंगा, ये रूल आपको याद रहना चाहिए ना, कि किसी भी चीज़ को एक्सेस, किसी भी चीज़ मतलब अगर क्लास के अंदर कोई भी कोड लिखा है, कोई भी मेथड मेंशन किया है, कोई भी वेरिएबल मेंशन किया है, और अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो रूल क्या है कि भैया आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो आप क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। गॉट इट? अब आप बोलते हो सर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता, भाई मैं ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाना चाहता। आपने बोला मैं ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाना चाहता, कोई ऐसा तरीका है क्या जो बिना ऑब्जेक्ट बनाए मैं इस मेन मेथड को कॉल कर दूं? हाँ, एक तरीका है जिससे आप डायरेक्टली मेन मेथड को कॉल कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस मेन मेथड को स्टैटिक लिख दिया, मतलब अगर मैं आपने मेन मेथड को स्टैटिक बना दिया, अगर आपने इस मेन मेथड को क्या बना दिया? स्टैटिक, तो बेटा आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली JVM मेन मेथड को कॉल कर देगा डायरेक्टली, है ना। लेकिन 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 कंपलसरी क्या है? वो मेथड किस टाइप का होना चाहिए? स्टैटिक टाइप का होना चाहिए। मान लो एक मेथड बना रहा हूँ मैं, ऐड नाम का, पब्लिक वॉइड ऐड नाम का एक मेथड है। अब इन दोनों मेथड में देखो डिफरेंस क्या है। ये मेथड स्टैटिक नहीं है, तो बेटा अगर इस मेथड को तुम्हें एक्सेस करना हो तो क्या करोगे? ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और क्लास के ऑब्जेक्ट से आपको इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। लेकिन क्या इसको कॉल करने की ज़रूरत है मैं ऑब्जेक्ट बना के? नहीं, क्योंकि ये मेन मेथड है। मेन मेथड क्या है? स्टैटिक है। तो भैया आप डायरेक्टली बिना में ऑब्जेक्ट बनाए इस मेन मेथड को कॉल कर सकते हो,
है ना। तो 2 रूल निकल के आए ना। क्या रूल है पहला, कि अगर क्लास के अंदर कोई भी चीज़ है और आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और मान लो कोई चीज़ क्लास के अंदर है और वो स्टैटिक है, वो स्टैटिक है, तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, उसको डायरेक्टली कॉल कर दो, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। अब आप खुद सोचो कि यार अगर हमने क्या किया है, सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़, अगर आप देखो तो ज़रा, है ना। क्योंकि आपने क्या किया, मेन मेथड को स्टैटिक बना दिया। क्यों बना दिया, अरे यार कौन ऑब्जेक्ट बनाए, कौन ऑब्जेक्ट से कॉल कराए, है ना, कौन इतनी टेंशन ले। एक काम करो, मेन मेथड को स्टैटिक बना दो, मतलब कोई भी इसको कॉल कर सकता है अब तो, क्योंकि डायरेक्टली एक्सेसिबल है, यस है ना। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, आप खुद सोचो, एक बात बताओ, मेन मेथड को कॉल कौन कर रहा है, केवल और केवल जेवीएम। जेवीएम के अलावा मेन मेथड को कोई भी कॉल नहीं कर सकता। जेवीएम के अलावा मेन मेथड को पूरे जावा में कोई कॉल नहीं कर सकता है ना। तो ये स्टैटिक मैंने किसके लिए बनाया है, जेवीएम के लिए बनाया ना केवल। भाई अगर स्टैटिक नहीं बनाओगे तो जेवीएम को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट से इसको कॉल करना पड़ेगा, सिंपल सी बन रहा है। लेकिन तुम भाई जेवीएम का लोड क्यों बढ़ा रहे हो, काम क्यों बढ़ा रहे हो, इसको बना दो स्टैटिक, इसको बना दो स्टैटिक। अब जेवीएम को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्या, नहीं, जेवीएम को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली मेन मेथड को कॉल कर देगा, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है, क्योंकि इस मेन मेथड को केवल जेवीएम कॉल करता है। लेकिन हाँ, रिस्क तब होता जब इस मेन मेथड को कोई दूसरा डेवलपर या हम लोग कॉल कर पाते, है ना। मतलब हम लोग अगर कॉल कर पाते तो हाँ रिस्की था कि यार इसको डायरेक्टली आप एक्सेस कर लिए, बताओ आपका कोड कोई भी दिक्कत दे देगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम कर ही नहीं सकते इसको कॉल कौन करता है, जेवीएम करता है। इसीलिए हमने इसको क्या बना दिया, स्टैटिक बना दिया, है ना। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा खुद का मेथड है, सपोज तुमने एक मेथड बनाया खुद का, पब्लिक वॉइड ऐड। अब अगर तुमने इस मेथड को स्टैटिक बना दिया दोस्त, तो तुम सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बिकॉज ऐड मेथड स्टैटिक है, मतलब डायरेक्टली ये एक्सेसिबल है, आप इसको कहीं भी आउटसाइड क्लास एक्सेस कर सकते हो बिना ऑब्जेक्ट बनाए, राइट। तो यहाँ सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्योंकि इस ऐड मेथड को कोई भी कॉल कर सकता है, मैं भी कॉल कर सकता हूँ, है ना। ये जेवीएम कॉल नहीं करेगा, इसको आपको ही कॉल कराना है, तो इसीलिए ये थोड़ा रिस्की है। इसीलिए हम लोग थोड़ा स्टैटिक कीवर्ड को ना थोड़ा सा सोच समझ के यूज़ करते हैं दोस्त, है ना। तो इसको, और मेन मेथड को स्टैटिक क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे पता था ना यार जेवीएम ही तो कॉल कर रहा है, इसके अलावा कोई और कॉल कर थोड़ी ना कर रहा, इसलिए मैंने इसको क्या बना दिया, स्टैटिक बना दिया। क्लियर। यस सर। यस सर। चलो, तो मैंने जितना आज पढ़ाया प्लीज़ उसके थोड़े से नोट्स आप लोग बना लेना, ठीक है। और जो समझ में ना आए ग्रुप में पूछ लेना कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया। चलो फिर कल मिलते हैं अपन।